Hello, my future doctors. This side of Biowali ma'am Amisha Saraswat, and I welcome you all on our YouTube channel MathJEX. तो बच्चों, जैसे हम NCERT लाइनर सीरीज कर रहे हैं और नेक्स्ट डे हम उसके सारे PYQs भी करते हैं हर चैप्टर के। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नीट में तुम कम से कम 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की सारी NCERT की डिटेलिंग हमें पता होना। तो जल्दी से अपनी NCERTs खोल लो, पेन हाथ में ले लो, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर की NCERT लाइंस। जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने किया था, जो कुछ ऐसी लाइंस होती है जिनका कोई सेंस नहीं है, जहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता, या फिर जो तुम एक बार में पढ़ के समझ जाओगे, दैट हम उसे छोड़ सकते हैं, दैट वी कैन स्किप। बट जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से कंसेप्चुअल बच्चों के डाउट्स रह जाते हैं, मुझे पक्का पता है कि कहाँ कहाँ बच्चा हड़बड़ाएगा, फंसेगा, वो सारी चीज़ों को हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो तुम्हारी कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी, इस बात की गारंटी तुम्हारी बायो वाली मैम की है। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा हुआ होता है, और यहाँ पे ये बताया गया है कि जाने अनजाने हम इस हाइब्रिडाइजेशन का या वेरिएशंस का यूज़ हम बहुत पुराने टाइम से करते आ रहे हैं, लेकिन हमें उसका मतलब नहीं पता था कि हम जो कर रहे हैं वो कैसे होता है, क्यों होता है, वगैरह वगैरह। तो स्टार्टिंग में यही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ ओनली टू अ बेबी एलिफेंट एंड नॉट सम अदर एनिमल? ये तो मैं बताइए भाई, इंसान का बच्चा इंसान ही होगा, हाथी तो होने से रहा। और why a mango seed forms only a mango plant and not any other plant? ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है तुम्हारे पास। क्यों? क्योंकि हमारे जायगोट में जो क्रोमोसोम्स मिले हैं वो हमें मम्मी पापा से मिले हैं, तो मम्मी पापा ने जो क्रोमोसोम दिए वही तो आएंगे। अब मम्मी पापा इंसान है और वो मैंगो के क्रोमोसोम्स दे देंगे तो तुम मैंगो बन जाते हैं ना, सिंपल सी बात है। गिवन दैट दे डू, आर द ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स? एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते, कुछ हद तक सिमिलर होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा हुआ है these and several related questions are dealt with scientifically in a branch of biology called as genetics. Genetics में हम सारा क्रोमोसोम, DNA, genes, inheritance, इन सारी चीज़ों की पढ़ाई करते हैं। This subject deals with inheritance as well as the variation of characters from parents to offsprings. Parents to offsprings में जो inheritance हो रहा है characters का और जो variations आ रही है वो सारी यहाँ पे पढ़ी जाती है। Inheritance is the process by which characters are passed on from parents to progeny and it is the basis of heredity. Heredity simply transmission of characters generation to generation. But इसमें से भी जो actual process होता है कि भाई इस तरह से characters का transmission होता है parents से offsprings तक, that is called as inheritance. ठीक है, humans knew from as early as 8000 to 1000 BC. BC पता है ना, before Christ. ठीक है, that one of the cause of variation was hidden in sexual reproduction. Why? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मियोसिस, विच इन्वॉल्व्स मियोसिस 1 एंड प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 की जो वो वाली स्टेज होती है, पेकाइटिन स्टेज, वहाँ पे तुम्हें पता है सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन होता है ना, क्रॉसिंग ओवर होती है, जिस वजह से वेरिएशन क्रिएट होती है। तो इसी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का क्रिएशन होता है। नाउ they exploited the variation that were naturally present in wild population of plants and animals to selectively breed and select from organisms that possess, मतलब इतने, जैसे There are 7 million smiles in the world, but I only like yours. जैसे ये एक चीज़ी लाइन है ना, वैसे यहाँ भी एक लाइन लिखी हुई है कि दुनिया में इतनी टाइप की वेरिएशंस है, बट स्टिल वहाँ पर हम कुछ सेलेक्टेड लोगों को चूज़ किया, उनकी मेटिंग कराई और उससे नए नए ऑफस्प्रिंग्स बनाए। सो यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्टिव नेचर। हम वेरिएशंस को सेलेक्ट करके चूज़ करेंगे, उससे फिर नई वेरिएशंस क्रिएट होंगी। हम करते आ रहे हैं, करते रहेंगे और करते रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दो थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन वही है, तुमने आर्टिफिशियली सेलेक्ट किया चीज़ों के किन किन के बीच में रिप्रोडक्शन करवाएंगे, एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज। वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड्स कॉल्ड साहिवाल काउ इन पंजाब। साहिवाल काउ हमने ब्रीडिंग करके बनवाई है दो अलग अलग वेराइटीज के बीच में। नाउ we must however recognize that though our ancestors knew about inheritance of characters and variation, they had very little idea about scientific basis. करवा तो दिया, बच्चा तो पैदा कर दिया, लेकिन वो बच्चा कैसे हुआ इस चीज़ का, जैसे तुम्हें दुविधा थी अपनी 10th क्लास तक, वैसे इन लोगों को दुविधा थी कि करा तो दिया, लेकिन साइंटिफिकली ये प्रूफ कैसे होता है, ये सब हमें नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यहाँ पे अब सिंपल सी बात है, हमारी कहानी जा रही है टुवर्ड्स मेंडल। पूरा इनहेरिटेंस का जो जिम्मा उठाया था सबसे पहले वो मेंडल ने उठाया था, रेगर जॉर्ज मेंडल। इन्होंने मटर के प्लांट के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को चूज किया था। अब यहाँ पे नीट में क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना, कितने कैरेक्टर्स चूज किए थे?
एक तो ये पूछा जाता है कितने ट्रेट्स चूज किए थे, या फिर पूछा जाता है कितनी ट्रू ब्रीडिंग लाइंस चूज की थी। जो भी ऑप्शन होते हैं उसमें 7 और 14 तो मैंडेटरी दिया ही दिया होता है। अब बच्चे आंख बंद करके 7 लगा देते हैं, लेकिन किसी किसी का ऑप्शन यहाँ पे 14 भी होने वाला है। अब ध्यान देना, जैसे कैरेक्टर्स क्या होता है, प्लांट की हाइट कैरेक्टर है, फ्लावर का कलर एक कैरेक्टर है, लेकिन उसकी जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स एक्सप्रेस कर रही हैं अपने आप को कि प्लांट की हाइट टॉल है, ड्वार्फ है, फ्लावर का कलर वायलेट है या फिर वाइट है, ये अलग अलग कैरेक्टर्स आर द ट्रेट्स, है ना। यानी कि मेंडल ने कैरेक्टर्स कितने चूज किए थे पी प्लांट के 7, लेकिन मेंडल ने ट्रेट कितने चूज किए थे 14। कैसे, एक सीड राउंड है या रिंकल्ड है, ये सारे जो तुम्हारे सामने डायग्राम्स बन रहे हैं इंडिविजुअली दे आर द ट्रेट्स। तो यहां से यहां तक कितने ट्रेट्स आ गए 40। अब ये ट्रेट्स को एक्सप्रेस करने वाला कोई इंडिविजुअल भी रहा होगा, और मेंडल की पेरेंटल जनरेशन ऑलवेज यूज्ड टू बी होमोजाइगस। तो जो होमोजाइगस, नियरली होमोजाइगस जो पेरेंट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। तो इन 7 कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए मेंडल ने कितनी ट्रू ब्रीडिंग लाइन ली होगी 14। तो ये मैंडेटरी कंसेप्ट है यहाँ का, जो पूछा जाता है और इनडायरेक्टली एप्लीकेबल भी होता है, ठीक है। चलो, तो ये देख लेना कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। तुमने इतना ही चैप्टर की गहराइयों में पढ़ लिया है, 10th क्लास से अब तक पढ़ते जा रहे हो, तो ये एक टेबल तो तुम्हें याद होगी। बच्चों विश्वास मानो, नीट में यहाँ भी क्वेश्चन आया था कि पॉड कलर का कौन सा ट्रेट डोमिनेंट होता है, ठीक है। तो इस टेबल को बिल्कुल मत भूलना, इट इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेंडल के बारे में कुछ कुछ बातें लिखी गई हैं। क्या इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर पाऊंगी? नो 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 नो, नहीं हो रहा, ठीक है, कोई नहीं। It was during the mid-19th century that headway was made in understanding the inheritance rigor George Mendel. rigor George Mendel ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसे कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि उसने अलग अलग तरीके का कॉम्बिनेशन यूज करके अलग अलग हाइब्रिड्स बनाए थे। ये काम उसने कितने साल किया था? 7 साल किया था, है ना। 7 years 1856 से 63 तक। और इसने प्रपोज किए थे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। हम ये नहीं बोलते लॉ ऑफ हेरिडिटी दिए थे, इसने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किया था, बिकॉज ही वांटेड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, द मैकेनिज्म, कैसे होता है। During Mendel's investigation into inheritance patterns, it was for the first time that statistical analysis and the mathematical logics were applied to problems in biology. भाई बायो के बच्चों को मैथ्स नहीं पसंद, मैथ्स के बच्चों को बायो नहीं पसंद, लेकिन ये ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने दोनों चीजों की शादी करा दी। यानी कि बायोलॉजी में मैथ्स का यूज करके दिखाया, और इसकी यही बात जो इसकी खूबी थी वो साइंटिस्ट पछा नहीं पाए, जिसकी वजह से मेंडल के काम को इतनी तवज्जो नहीं दी गई, ठीक है। तो इसके काम में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बहुत ज्यादा मैंडेटरी थी। His experiments had a large sampling size, बहुत बड़ा सैंपल साइज था, जो इसकी विजय का कारण भी बना, which gave greater credibility to data। भाई सीधी सी बात है, अगर अब मान लो कल को मैं कोई वैक्सीन बना दूं, मान लो किसके लिए बना दूं, HIV की वैक्सीन बना दूं, है ना। अब मैं उसको कोई ट्रायल नहीं ले रही, कोई ट्रांसजेनिक एनिमल यूज नहीं कर रही, बस वैक्सीन उठाई और ठोक दी सब किसी के, तो आगे मतलब क्या इस वैक्सीन की कोई क्रेडिबिलिटी रही? कुछ रहा नहीं रहा ना। मैं तुमसे बोल दूं कि ना ऐसा ऐसा अंटे शंटे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, और मैं तुम्हें दिखाऊं ना कि कहाँ लिखा हुआ है, तो क्या मेरी बातों की कोई क्रेडिबिलिटी रही? नहीं रही ना। तो जो भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसका हिट इन ट्रायल या फिर उसके एरर्स को चेक करने के लिए उसने लार्ज सैंपल साइज दिया था, जिस वजह से उसकी जो फाइंडिंग्स थी उसकी क्रेडिबिलिटी थी, ठीक है। Also, the confirmation of his inferences from experiments on successive generation of test plants proved that his results pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas। मतलब इसने ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ये इसने टेस्ट क्रॉस पे भी करके देखा था, इसने रेसिप्रोकल क्रॉसेस पे भी करके देखा था, तो मोर और लेस द रिजल्ट्स वर सिमिलर। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं पर्टिकुलर सेट के लिए ही वैलिड होगा, मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस के लिए वैलिड ही था, ठीक है। नाउ आगे क्या लिखा हुआ है? मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन गार्डन पी दैट वर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिंग ट्रेट्स, जैसे कि टॉल है तो ड्वार्फ, येलो है तो ग्रीन, इस तरीके से उसने अलग अलग कैरेक्टर्स को स्टडी किया था। आगे क्या लिखा हुआ है? मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट। भाई मेंडल मतलब एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है तो कुछ अपने वो भी तो लगाएगा ना, कुछ तिगड़मबाजी भी तो लगाएगा। अब मतलब वो लव मैरिज के अलावा अरेंज मैरिज भी करवा रहा था, किसी भी 2 लोगों को उठा के उनकी ब्रीडिंग करवा दिया और फिर रिजल्ट चेक करने लग गया, ठीक है। तो मेंडल वाज सपोर्टर ऑफ लव मैरिज एज वेल एज अरेंज मैरिज, क्लियर। नाउ अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन। अब ट्रू ब्रीडिंग लाइन की डेफिनेशन,
A true breeding line is the one that, having undergone continuous self-pollinations, shows the stable trait inheritance and expression of for several generations. So Mendel selected 14 true breeding pea plant varieties as pairs which were similar except for one character with contrasting traits. तो यहाँ पे तुम्हें क्या समझ में आया? ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होती है? ये वो लाइन्स होती है जो कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेटेड रही है, जिस वजह से उनका जो जीनोटाइप है वो शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स होमोजाइगस नेचर. तो कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन किया है और जो ट्रेट्स है उनका स्टेबल इनहेरिटेंस होगा. क्यों होगा? अगर कोई हेट्रोजाइगस है, फिर अगली जनरेशन में फिर से हेट्रोजाइगस आया, फिर से कुछ हुआ वेरिएशन, फिर से कोई हेट्रोजाइगस आया, तो हर बार चीज़ें बदलेंगी. लेकिन अगर एक ही होमोजाइगस ट्रेट हर जनरेशन में एक्सप्रेस कर रहा है तो वो स्टेबल हो जाएगा उसका इनहेरिटेंस. तो मेंडल ने कितनी वेराइटीज चूज की थी ट्रू ब्रीडिंग वाली? 14. आगे ये वही दिया हुआ, पहले डायग्राम्स की फॉर्म में था, अब टेबल की फॉर्म में है, तो ये वही चीजें देख लेना. नेक्स्ट ये क्या है? ये डायग्राम क्या बता रहा है? ये एनसीईआरटी का इमैस्कुलेशन एक्सपेरिमेंट करा रहा है. देखो मेंडल ने जो प्लांट चूज किया था वो बाइसेक्सुअल था, है ना? बाइसेक्सुअल मेल फीमेल दोनों है, तो वो क्यों ही किसी और से शादी करेगा, है ना? जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? तो इसने सोचा क्यों ना मैं एक पार्ट को ही हटा दूं. तो इसने क्या किया? बाइसेक्सुअल प्लांट में मैस्कुलेशन किया. व्हाट इज मैस्कुलेशन? रिमूवल ऑफ एंथर. तो यहाँ पे इसने फॉरसेप्स और ये सिजर्स का यूज करके स्टेमेंस हटा दिए. अब इससे क्या होगा? इस ओवरी को किसी दूसरे पॉलन से डस्ट कर दिया और क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया. तो ये वही प्रोसेस है कि उसने कैसे काम किया था. ठीक है, अगर तुम्हें ये चैप्टर ऐसा लग रहा हो कि यार ये चैप्टर नहीं आता, तो मैं बोल रही हूँ दोबारा से, इस चैप्टर के मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वन शॉट में समझाए हैं और इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी कराए न्यूमेरिकल बेस्ड, जो सच में तुम्हारा दिमाग खोल देगा. जितनी मैथ्स इसने लगाई थी ना अपने एक्सपेरिमेंट करने में, उतनी मैथ्स मैंने लगाई उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. सो इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू डोंट नो द चैप्टर फ्रॉम द जीरो लेवल, तो गो एंड वॉच दोज वीडियोज. वन शॉट प्लेलिस्ट में भी है, उसी में आपको दोनों वीडियोज मिल जाएंगी. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं. अब देखो मैं बता देती हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है पेरेंटल जनरेशन और F1 F2 ये जो लिखा जाता है. यहाँ पे F मतलब होता है फीलियल 1 जनरेशन या फिर फीलियल 1 प्रोजेनी. प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग्स एक ही बात है, मतलब बच्चे. ठीक है, बच्चे हैं ये. तो क्या लिखा है? हाँ, इसने क्या किया? एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे इसने टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस कराया. ही कलेक्टेड द सीड प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट एंड ग्रू देम टू जनरेट प्लांट्स ऑफ फर्स्ट हाइब्रिड, मतलब फर्स्ट हाइब्रिड के प्लांट्स. अब देखो भाई, रिप्रोडक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो सीड मिलेगा ना, प्लांट तो बनने से रहा. उस सीड को तुम जर्मिनेट कराओगे तब जाके उसका प्लांट बनेगा. तो यही जो सीड बने थे उसको उसने जर्मिनेट करा दिया. दिस जनरेशन इज कॉल्ड F1 जनरेशन. तो ये तो सिंपल है, ये तो तुम जानते हो. 10th क्लास में से ये नहीं जाना तो क्या ही जाना. तुम्हारे को ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी पता होगी टेस्ट करके कैसे आई थी. तो पहले जनरेशन के हो गए, उसमें कोई ड्वार्फ नहीं मिला, फिर दोबारा दूसरी जनरेशन के लिए करा तो उसमें एक ड्वार्फ बच्चा मिल गया था. तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है. आगे बढ़ते हैं. मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 and to his utter surprise he found that F2 contained some ड्वार्फ प्रोजेनिस, जो किस रेशियो में थे? 1/4. तो यहाँ पे बस वही लिखा हुआ है कि 3:1 रेशियो है. मैं एक क्रॉस नहीं बनाने जा रही हूँ, अगर तुम्हें आती है तो कॉपी में बनाओ, बहुत ज़्यादा सिंपल है. इसको बनाने का तो मतलब नीट की तैयारी करो तो सवाल ही नहीं उठता, है ना. डाई हाइब्रिड एक बार को मान भी लो कि उसमें भाई थोड़ा सा डर लग जाता है, ये तो कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो हमें पता है यहाँ का फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है. 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो, 3:1 इज द फिनोटिपिक रेशियो. यही है वो. फटाफट यहाँ पे बता देती हूँ. पेरेंटल हमेशा इसकी कैसी होती थी? होमोजाइगस. तो अगर ये टॉल है तो ये हो जाएगा ये और ये हो जाएगा ये. तो जब इसकी F1 जनरेशन आ रही थी, सबका जीनोटाइप था कैपिटल T स्मॉल टी कैपिटल T स्मॉल टी. जब इसने इसकी सेल्फिंग कराई तो इसको मिला कैपिटल T स्मॉल टी कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी. ठीक है, दिस इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट, दिस इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एंड दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव. क्लियर? ये पूरा मैंने अच्छे से तुम्हारे को सारे की कंसेप्ट्स, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस नहीं पता हो, लोकस नहीं पता हो, क्या हो, सब बता रखा है. ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं दोबारा नहीं बताऊंगी बिकॉज वी आर मेनली फोकसिंग ऑन एनसीईआरटी. ये बहुत छोटा लगा हुआ है, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ. ये लो.
Based on these observations, Mendel proposed that something was being stably passed down unchanged from parents to offspring. ऐसी ही कोई बात का जिक्र किया था हमारे ग्रिफिथ ने, है ना, कि कुछ तो जा रहा है भाई, किसमें से, एस से आर के अंदर। उस चीज को नाम क्या दिया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ऐसा ही कुछ मेंडल ने बोल दिया और उस चीज को नाम दे दिया फैक्टर, जिसको आज हम जीन्स के नाम से जानते हैं। सो इसने बोला स्टेबली पास कर रही है बिना चेंज हुए थ्रू गैमीट्स, है ना। ही कॉल्ड दीज फैक्टर्स, now we call them as genes. So genes therefore are the unit of inheritance. Inheritance की unit क्या है? Genes. They contain information that is required to express particular trait. Genes which codes for a pair of contrasting traits are called as alleles. जैसे कि आई कलर में भी तो रेड आई होती है, ब्राउन आई होती है, ब्लैक आई होती है, ग्रे आई होती है। तो अलग अलग जीन्स जो अलग अलग आई कलर को कोड कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे अलील्स। सो अलील्स, या फिर इसका दूसरा नाम ले लो अलीलोमॉर्फ। बोथ आर सेम थिंग्स। तो ये क्या होते हैं? कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन्स, ठीक है, जो अलग अलग ट्रेट्स को कोड करते हैं। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे होमोजाइगस हेट्रोजाइगस लिखा हुआ है कि हम अभी अलील्स को हमेशा, अलील को हमेशा लेटर्स की फॉर्म में इंडिकेट करते हैं, जहाँ पे जो डोमिनेंट होता है उसी का फर्स्ट लेटर चूज कर लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन सिचुएशंस होती हैं, या तो दोनों क्रोमोसोम्स पे कैपिटल वाला आ जाए, या दोनों क्रोमोसोम्स पे स्मॉल आ जाए, या दोनों क्रोमोसोम्स पे एक पे कैपिटल एक पे स्मॉल आ जाए। जैसे हमारे पास तीन सिचुएशंस है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे शो करना है तो एक पेयर दिखा लिया होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। ये जीन लोकस हो गई, यानी कि जीन की पोजीशन क्रोमोसोम्स पे। ये हो गया कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। यही तो सिचुएशन पॉसिबल है। अब कोई कह देगा मैम यहाँ पे स्मॉल टी यहाँ पे कैपिटल टी, तो वो भी एंड में जाके तो सेम ही बात है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये हो जाएगा होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हो जाएगा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, एंड दिस इज गोइंग टू बी द होमोजाइगस रिसेसिव वन। तो ये तीन कंडीशन है जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे अब यहाँ पे ये लिखा है, देखो, जैसे ये तुम्हारा है टॉल, ये तुम्हारा है ड्वार्फ। तुम्हें पता है कि टॉल डोमिनेंट है, ड्वार्फ रिसेसिव है। तो तुम ऐसा मत करना कि टॉल का टी ले लिया डोमिनेंट दिखाने के लिए और ड्वार्फ को ऐसे लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर ये तुम टी से लिखा रहे हो तो ये भी टी से लिखाओगे, लेकिन स्मॉल से। तो ये तो तुम्हें पता है 101%, ठीक है, छोड़ो इसे, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ पुनेट स्क्वायर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने अभी पीछे बना दी थी डायग्राम से, है ना। तो यहाँ तक का पोर्शन हमने कर लिया, ये सब आएंगे, ये सब आएंगे, ये सब। अब यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन 8 में आया है, ठीक है। तो क्या आया है वो समझो। पुनेट स्क्वायर को किसने डेवलप किया था? ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट रेगिनाल्ड सी पुनेट। इट इज अ ग्राफिकल representation to calculate the probability of all possible genotypes of offsprings in a genetic cross। तो एक क्रॉस से क्या क्या पॉसिबल टाइप्स हो सकते हैं कि बच्चों में ये पॉसिबिलिटीज आएंगी। देखो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, इन्होंने ये बोला पुनेट स्क्वायर में कि ये आएगी सिचुएशन। अब ऐसा किसने बोला कि जरूरी है कि प्लांट के 4 बच्चे होंगे और चारों बच्चों के पास ये जीनोटाइप आएगा, या प्लांट का एक बच्चा होगा, एक बच्चे पे सारा जीनोटाइप आएगा? ऐसा तो नहीं कहा ना। इसका मतलब ये होता है कि जो भी अब बच्चा बनने वाला है, यानी कि जो भी मटर बनने वाली है, मटर का पेड़ बनने वाला है, उस पेड़ का जीनोटाइप इनमें से कुछ रहेगा। ये पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज है। तो यही लिखा हुआ है कि पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज ऑफ जीनोटाइप्स इन जेनेटिक क्रॉस, ये सारी कुछ यहाँ पे दिखाई जाती है। दूसरा, पॉसिबल गैमीट्स। क्या क्या पॉसिबल गैमीट्स है कि भाई कैपिटल टी हो जाए, स्मॉल टी हो जाए, ये वाले गैमीट्स हैं, उनको हम साइड्स में लिख देते हैं। ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर रिप्रेजेंटेड इन बॉक्सेस, और जो कॉम्बिनेशंस है वो हम बॉक्सेस में लिख देते हैं। इन कॉम्बिनेशंस को हम बोलते हैं जीनोटाइप, और जो बाहर लिखते हैं वो क्या है? हमारे गैमीट्स, ठीक है। चलो इस तरीके से यहाँ पे दोबारा से तुम्हारे सामने मोनोहाइब्रिड क्रॉस तैयार है। ये तुम्हारा पुनेट स्क्वायर है, यहाँ पे रेशियो है, इसको देख लेना, ठीक। अब ये क्या है? ये वही मोनोहाइब्रिड चल रही है, वही मोनोहाइब्रिड। द पुनेट स्क्वायर शोज द पेरेंटल टॉल मेल, एंड ये ऐसा मत सोचना हमेशा ऐसा हो गया, माना है, अज्यूम किया है कि लेट्स सपोज फीमेल इज अ स्मॉल टी, है ना, उस तरीके से ये हो गया। अब देखो दूसरा क्या है? व्हेन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस द pollen grain of genotype T have a 50% chance to pollinate eggs with genotype capital T as well as this। देखो अब मान लो pollen grains यानी कि जो मेल पार्ट है उसमें बन रहा है कैपिटल टी गैमीट, और फीमेल में बन रहा है कैपिटल टी
स्मॉल टी गैमीट। तो अगर मैं इस गैमीट की बात करूं तो ये गैमीट इसके साथ फ्यूज करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 50% है। ये गैमीट इसके साथ फ्यूज करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 50% है। जैसे ह्यूमंस के केस में एक्स या वाई बनेगा, यहाँ पर में फ्यूज करके लड़का लड़की बनेगा, सबकी प्रोबेबिलिटी 50% होती है ना, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है, 50% होगा। समझ में आया? ठीक है, आगे यहाँ पे कुछ बायनोमियल नोमेनक्लेचर नहीं, बायनोमियल थ्योरम है मैथ्स की, कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल की मैथ्स है, देखते हैं समझ में आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, अगर नहीं भी आएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम द पुनेट स्क्वायर इट इज क्लियरली seen that 1/4 of the random fertilization leads to इतना 1 to इतना, और ये हमें पता है। ठीक है, though the F1 have a genotype of this but the phenotypic character seen is tall, ये सब पता है, हमें सब पता है। क्या बता रहे हो, यहाँ से बताओ। 1/4 1:2 1/4 रेशियो ऑफ इतना इज मैथमेटिकली कंडेंसेबल टू द फॉर्म ऑफ अ बायनोमियल एक्सप्रेशन। क्या है इसका नाम, ax प्लस by का होल स्क्वायर। यह बायनोमियल थ्योरम है। That has the gametes bearing genes capital T और small t in equal frequency of इतना, कोई भी गैमीट आ सकता है, बराबर फ्रीक्वेंसी है। The expression is expanded in the form of 1/2 t प्लस 1/2 t। अब ये ऐसा हो जाएगा, हाफ है तो 1/2, ये बन गया है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या बोला, ये हमारे कोफिशिएंट और ये हमारा जो तुमने पीछे लगाया टी टी वो है ये। अब ये क्या हो जाएगा, 1/1/2 t प्लस 1/2 t, मतलब ये दोनों को अलग अलग खोल के बता दिया, मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है, सिंपल। इसके बाद ये करोगे तो हो जाएगा, क्या है ये, कोशिश करते हैं। ठीक है, 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस, थोड़ा बड़ा कर दूं ऊपर, ये पूरा ही खिसकता है, छोड़ो। ये ऐसे गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे ए और बी हम ले रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो ये हो जाएगा हाफ प्रोबेबिलिटी ये बनने की, हाफ प्रोबेबिलिटी ये बनने की, इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 टी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही है, तो 1/4 ये, दूसरा 1/4 स्मॉल टी इसका स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू 1/2 टी इंटू 1/2 स्मॉल टी। तो ये कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, मतलब 1/4 की प्रोबेबिलिटी है ये बनने की, 1/4 की प्रोबेबिलिटी है ये बनने की, और 1/2 की प्रोबेबिलिटी है ये बनने की, जो कि सच भी है। यही होता है ना, तो यही यहाँ पे गिवन है। Mendel self-pollinated F2 plants and found that dwarf F2 plants continued to generate dwarf plants in F3 and F4 generations. He concluded that genotype of dwarf, देखो अब यहाँ पे ना जैसे क्वेश्चन आ जाए कि पेरेंटल जनरेशन में ड्वार्फ था तो वो किस जनरेशन्स में एक्सप्रेस करेगा, तो ड्वार्फ F1 में एक्सप्रेस नहीं करता, F2 F3 F4 किसी का भी लिख दे, सब में एक्सप्रेस करेगा। समझ में आया? तो यहाँ से तुम्हें ये कंक्लूजन देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की। ठीक है, तो बस एक नाम समझ लो, यहाँ पे इसके आसपास की लाइन पढ़ लो, ऊपर की तो सब सेम बातें हैं। Therefore, to determine the genotype of a tall plant, मेंडल ने ये क्रॉस कराई थी, इसको तुम क्या समझोगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। Using Punnett square, try to find out the nature of offsprings of a test cross. What ratio did you get? अभी मैं टेस्ट क्रॉस तुम्हें करवा के दिखाऊंगी तो तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। Using genotype of this cross, can you give a general definition for a test cross? चलो देखते हैं। देखने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा यहाँ पर इस वाले डायग्राम में। टेस्ट क्रॉस का मतलब है तुम्हें कुछ टेस्ट करना है, और तुम्हें टेस्ट क्या करना है, एक प्लांट तुमने देख लिया सड़क पे, देखो तुम दो तरीके के प्लांट देख सकते हो, यहाँ तो कोई प्लांट बहुत लंबा रहा होगा, या फिर कोई प्लांट छुटकू सा रहा होगा। अब तुम्हें जानना है कि इनका जीनोटाइप कैसा है जो उसको बड़ा या छोटा बना रहा है। तो छोटे गुण तो तुम्हें चेक करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि छोटा कोई कब रहा होगा, जब वो रिसेसिव है, यानी कि इसका तो श्योर है ये होगा। लेकिन ये ऐसा कब हो सकता है, इस केस में भी हो सकता है, इस केस में भी हो सकता है। तो कौन सा वाला केस है ये जानने के लिए हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस प्लांट का इसके पेरेंटल जनरेशन के साथ क्रॉस कराते हैं, और वो पेरेंटल भी कैसा होना चाहिए, रिसेसिव।
ठीक, अब ये अननोन प्लांट है जिसका एक जीनोटाइप ये हो सकता है, दूसरा जीनोटाइप ये हो सकता है। ये हमने पेरेंट प्लांट के साथ इसकी क्रॉस कराई, तो जब हमने इसके होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट इसको मान के चला था तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, वायलेट आ जाएंगे, सबका कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू हो जाना है। और जब इसके साथ कराया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ हाफ का रेशियो, हाफ वायलेट हाफ वाइट। तो यानी कि अगर तुम्हें रेशियो दिख रहा है 1:1 तो वो टेस्ट क्रॉस है, और उस अननोन प्लांट का जीनोटाइप कैसा है, हेट्रोजाइगस। और अगर तुम्हें सारे ही दिख रहे हैं बराबर सेम कलर के तो उस प्लांट का जीनोटाइप कैसा हो जाएगा, होमोजाइगस, क्योंकि वही एक्सप्रेस कर रहा होगा उसका सारा रील सारे जीनोटाइप्स में। समझ में आया? ठीक है। Now, based on his observations on monohybrid crosses, Mendel proposed two general rules to consolidate his understandings of inheritance. दो general rules दिए थे monohybrid cross पे बेस्ड थे। वो क्वेश्चन पूछा जाता है मेंडल के कौन से लॉज मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड थे, कौन से लॉज डाइहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड थे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दो लॉज बेस्ड है, एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? आगे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यानी कि इंडिविजुअल यूनिट्स, जिनको हम फैक्टर्स बोलते हैं। फैक्टर्स पेयर्स में होते हैं यानी कि अलील्स। इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट्स। डिसिमिलर मतलब यहाँ पे किसको बोला गया है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक डोमिनेंट होता है जो एक्सप्रेस करता है, दूसरा वाला एक्सप्रेस नहीं करता। Law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental characters. मतलब जो 3:1 का रेशियो आता है उस रेशियो को तुम एक्सप्लेन कर सकते हो इस लॉ से, क्योंकि वो डोमिनेंट होगा, दूसरा वाला रिसेसिव होगा। ठीक है, तो इस लॉ से एक्सप्रेस हो जाएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोल रहा है, सेग्रीगेशन इन द सेंस इज गिव्स अ सेंस ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन वाला लॉ क्या कह रहा है, it is based on the fact that alleles do not show any blending and that both the characters are recovered as such in the F2 generation, though one of these is not seen in F1 stage. एलील्स कभी भी ब्रांडिंग शो नहीं करते, यानी कि अगर ये तुम्हारे पास 3 सिचुएशंस हैं तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों मिलके बहुत बड़ा प्लांट बनाएंगे, सबसे बड़ा, ये एक कम रह गया तो ये थोड़ा बड़ा प्लांट बनाएंगे, और ये मिलके सबसे छोटा प्लांट बनाएंगे। ये कोई भी केस आपस में ब्लेंडिंग शो नहीं करते, यानी कि चाहे ये वाला टी वाला कॉम्बिनेशन हो चाहे ये हो, बड़ा दोनों बराबर का ही बनेगा। नो ब्लेंडिंग इज देयर। क्लियर? और दूसरा, जो कैरेक्टर तुम्हारा F1 स्टेज में नहीं आया था वो F2 स्टेज में आएगा, ये भी बोल रहा है। तो यहाँ पे नीट में क्वेश्चन पूछ लेगा तुमसे कि कौन सा लॉ है जो एक्सप्लेन करता है डिसअपियरेंस ऑफ ड्वार्फ जनरेशंस इन F1 जनरेशन, तो यू हैव टू ऑप्ट द आंसर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर? Though the parents contain 2 alleles during gamete formation, the factors of a pair segregate from each other such that gamete receives only one of the 2 factors. सिंपल सी बात है, मियोसिस होता है गैमीट फॉर्मेशन में, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, आगे जाके उनकी क्रोमैटिड आर्म सेपरेट होती है, तो भाई जीन अलील भी तो उसी पे बैठे हैं, तो वो महाराज भी तो सेपरेट होंगे, तो अलील्स भी सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। Of course, a homozygous parent produce all gamete that are similar, while heterozygous 2 टाइप के बनाता है जिसमें दोनों अलील्स बराबर प्रोपोर्शन में होंगे। जैसे तुम अज्यूम कर लो मेल फीमेल्स के केस में XX होमोजाइगस, मेल्स के केस में XY, तो XX सब में XX ही आने वाला है और उसमें XY बराबर फ्रीक्वेंसी के साथ आएगा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 2 पॉइंट समझ में आए कि एक तो ब्लेंडिंग नहीं होती, जो गायब हो रहा है F1 में वो F2 में दोबारा आएगा, ये दोनों चीजें बोल रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो 3:1 का रेशियो आ रहा है दैट इज एक्सप्लेन बाय द लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर? एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नीट में कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, ये है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये प्लांट देखते तुम्हारे दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, कभी तुम्हें प्लांट का नाम दे दिया ना क्वेश्चन में, रेड प्लांट, व्हाइट प्लांट, बस ये नाम देखते ही ना बच्चों को कुछ समझ नहीं आता, बच्चे इस क्वेश्चन को इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह हैंडल करने लग जाते हैं। तो मैं बोलना चाह रही हूँ ऑल रेड एंड व्हाइट कलर फ्लावर इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं दिखाते हैं, इस चीज को ध्यान रखो। तो क्वेश्चन करते टाइम तुम्हारा दिमाग होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। जब तक क्वेश्चन में इनकम्प्लीट वर्ड ना बोल दे, जब तक क्वेश्चन में एंटर हिडम वर्ड ना बोल दे,
ये स्पीशीज का नाम बोलते, तब तक तुम्हें उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह ट्रीट नहीं करना है। क्लियर? ठीक है, तो पहले मैं इसकी थ्योरी बता देती हूँ। पहले पूछा जाता है कि इसको किसने बताया था इसके बारे में, तो यहाँ पे साइंटिस्ट का नेम गिवन था, कोरेंस करके। कहाँ है कहाँ है कहाँ है, चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर देखते हैं मिले तो। When experiments on bees were repeated using other traits in other plants, it was found that sometimes the F1 had a genotype that did not resemble the two of the parents. मतलब पी वाला प्लांट का एक्सपेरिमेंट किसी और प्लांट में किया गया कुछ और अपने सैंपल्स को लेकर, तो देखा कुछ कैरेक्टर्स में क्या था, F1 में कुछ ऐसा आ रहा था, F2 में ऐसा आ रहा था, हाँ F1 में आ रहा था, फिर F2 में तो कंटिन्यू करेगा, जो किसी भी पेरेंट से मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, The inheritance of flower color in dog flower, which is snapdragon or Antirrhinum species, is a good example. In a cross between, वही है ये जो तुम्हारा करा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये red flower, white flower, red light, green light, हाँ यहाँ पे क्या बनेगा, pink flower. हेट्रोजाइगस है, इसकी दोबारा सेल्फिंग कराओगे तो अब तुम्हारे पास सिचुएशन क्या आएगी, कैपिटल आर एक आएगा, दो आएंगे कैपिटल आर और एक आएगा स्मॉल आर। तो कैपिटल आर विल फॉर्म रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर गोइंग टू फॉर्म पिंक, इंटरमीडिएट है ब्लैंडिंग हुई है, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस टॉक्स अबाउट ब्लैंडिंग, जो अभी तक मेंडल ने कहा था कि नहीं होती है, यहाँ पे ब्लैंडिंग होती है। और स्मॉल आर इज गोइंग टू, तो यहाँ पे वही रेशियो है, यहाँ पे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो अनफॉर्चुनेटली दोनों सेम है। क्लियर? सेम है, दैट इज 1:2:1। तो ये अच्छे से तुम्हें आती होगी, मुझे इस बात की पूरी गारंटी है। नीट करने की तुम्हारी तैयारी है तो ये क्रॉस तो तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये तुम देख सकते हो नीचे किस तरीके के फ्लावर दिख रहे हैं, रेड भी दिख रहा है, पिंक भी दिख रहा है, व्हाइट भी दिखेगा। नाउ अब क्या है डोमिनेंस, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से मतलब दिमाग हिल जाता है, एक एक करके इस डिटेल को समझते हैं। What exactly is dominance? Why are some alleles dominant and some recessive? ऐसा क्यों है? To tackle these questions, we must understand that a gene does. हमें पहले समझना पड़ेगा कि जीन करता क्या है, तभी हम बता पाएंगे कि क्यों भाई तुम डोमिनेंट हो और क्यों तुम रिसेसिव हो। Now, every gene, as you know by now, contains the information to express a particular trait. हर जीन के पास पता है इन्फॉर्मेशन कि मुझे क्या बनाना है। जैसे तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें आगे लाइफ में क्या करना है, बट जीन भाई सॉलिड है, उसे सब पता है। आगे क्या बोल रहा है, इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बच्चों, बोलो फ्यूचर डॉक्टर्स। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब पेयर्स में क्रोमोसोम्स होंगे। लाइक इफ अ सेल इज हैविंग, in humans, if a cell is having 23 chromosomes, it is haploid, but if it is having 23 pair of chromosomes, then it is diploid. ठीक है, so in a diploid organism there are 2 copies of each gene. क्यों? क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स तो होते हैं, तो एक कॉपी मम्मी में होगी, एक कॉपी पापा में होगी। Now that is a pair of allele. Now these 2 alleles need not always to be identical as in heterozygous. Heterozygous में तो identical होते नहीं है, कैपिटल T स्मॉल t होगा। One of them may be different due to some changes that it has undergone, यानी कि म्यूटेशन की वजह से। ऐसे समझ लो, तुम लिखना चाह रहे थे, ये था, तुम चीटिंग कर रहे हो, है ना, तुम्हारे आगे वाले बच्चे ने लिखा बायोलॉजी और तुमने लिख दिया बायोलॉजी, है ना, तो कॉपी कर रहे थे, लेकिन कॉपी करते करते मिस्टेक हो गई, तो हैवी मिस्टेक के चलते तुम्हारी फीलिंग्स भी चेंज हो गई। तो वही चीज़ है, जब अपना डीएनए रेप्लिकेट करता है तो उसमें म्यूटेशंस आ सकते हैं, जिससे एक ही जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं एलील्स। क्लियर? नाउ वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट इट हैज अंडरगॉन, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो म्यूटेशन ही है, ऑब्वियस सी बात है। आगे क्या लिखा हुआ है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ जीन। यहाँ से इंपॉर्टेंट है फोकस में रहना, क्या बोल रहा है। Let's take an example of a gene that contains information for producing an enzyme. तो मान लो एक जीन है A नाम का, ठीक, इस जीन A के पास इंफॉर्मेशन है क्या बनाने की, एक एंजाइम। अभी तक यहाँ पे यही बोला गया है। Now there are 2 copies of this gene, the 2 allelic forms. तो अब इस जीन A की 2 फॉर्म्स क्या क्या है, कैपिटल A और स्मॉल a, ये इसकी 2 allelic फॉर्म्स हो जाएंगी। Now let us assume that normal allele produces the normal enzyme. ये normal allele है तो ये बनाएगा normal
एंजाइम, ठीक, दैट इट नीड्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट। और इस नॉर्मल एंजाइम के चलते कोई भी सबस्ट्रेट है जो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। सिंपल लाइन लिखी हुई है। थ्योरेटिकली द मॉडिफाइड अलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब ये जो हमारा ए है ये हमारा क्या है, मॉडिफाइड अलील है, ये है हमारा मॉडिफाइड अलील। मान लो ये म्यूटेशन के चलते बना है, तो अब ये क्या क्या कर सकता है ना बच्चों, वो ध्यान से देखना। हो सकता है इसमें म्यूटेशन इतनी भारी हुई ही ना हो कि इसका फंक्शन चेंज हो जाए, तो यहाँ पे या तो ये क्या कर सकता है, नॉर्मल ही एंजाइम बना दे, या फिर चलो नॉर्मल ना बन के थोड़ा कम एफिशिएंट बना दे, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेस एफिशिएंट बना दे, या तो ये कर देगा। या फिर दूसरा क्या करेगा, नॉन फंक्शनल, मतलब एंजाइम तो बन रही है लेकिन एंजाइम काम नहीं कर रही। पहले वाले में काम कर रही है, चाहे कम करे ज्यादा करे काम कर रही है, दूसरे वाले में काम ही नहीं चल रहा, नॉन फंक्शनल। क्या लिख रही हूँ मैं, ये फंक्शनल, ठीक है। और तीसरे वाले में तो भाई साहब हद्दी कर दी, कुछ नहीं बन रहा, नो एंजाइम। तो तीन ही तो केसेस हो सकते हैं ना, अगर म्यूटेशन आई है, मॉडिफिकेशन आई है, या तो तुम कुछ मत करो, या तो तुम मतलब तुम बनो ही ना, या तुम कुछ मत करो, या तुम काम करो लेकिन बेमन से, या फिर नॉन बिलीव कर दो। ये तीन केसेस पॉसिबल है। अब आगे क्या बोल रहा है, अब आगे समझना। इन द फर्स्ट केस, ये केसेस अब मॉडिफाइड अलील की बात चल रही है। फर्स्ट केस यानी कि नॉर्मल और लेस एफिशिएंट वाला का केस चल रहा है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि तुम समझ जाओ। ये है पहला केस, ये है फर्स्ट केस, ठीक है। इन द फर्स्ट केस modified allele is equivalent to unmodified allele, that is it will produce the same phenotype or trait that is result in the transformation of substrate S। काम तो कर रहा है ना, चाहे कैसा भी करे, तो सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में इट इज इक्वल टू अनमॉडिफाइड अलील, है ना, क्योंकि काम तो चल रहा है हमारा। अब दूसरा केस देखते हैं। सच इक्विवेलेंट अलील पेयर्स आर वेरी कॉमन, और ज्यादातर यही होते हैं। लेकिन अब ऐसा हो जाए, मैं करती हूँ चेंज कलर, व्हाइट तो इस पर दिखेगा ही नहीं, रेड ले लेते हैं, हटो। बट इफ द अलील प्रोड्यूसेस ए नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, अब दूसरे केस की बैंड बज रही है यहाँ पे, ये हो जाए, अब ये हो जाए, ये या तो नॉन फंक्शनल हो जाए या कुछ भी ना बने, तो क्या होगा, द phenotype or the trait will only be depend on the functioning of unmodified allele। अब जो भी ट्रेट बनेगा उसको संभालने का काम इस नॉर्मल एलील के ऊपर होगा। सो नाउ phenotype will डिपेंड ऑन ए। क्यों, क्योंकि दूसरा तो अड़ा खाली हो गया, उसने तो कुछ नहीं बनाया, या फिर बनाया भी तो काम का नहीं है। द अनमॉडिफाइड जो फंक्शनिंग अलील है विच रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट अलील एंड द मॉडिफाइड अलील इज जनरली द रिसेसिव अलील। हैंस इन द एग्जाम्पल, इतना नहीं, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो अनमॉडिफाइड अलील है, जो काम कर रही है हर सिचुएशन में, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये हो, काम कर रही है, वो हो जाएगी डोमिनेंट, है ना। और जो म्यूटेटेड मॉडिफाइड अलील है जिसकी वजह से कभी ये भी हो सकता है, वो हो जाएगी रिसेसिव अलील। सो hence in the example above the recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because no enzyme is produced। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो रिसेसिव ट्रेट बना है वो क्यों बना है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई एंजाइम नहीं बन रही है, या फिर हमारे जो एंजाइम बन रही है वो काम नहीं कर रही है। अगर दोनों मिलके काम कर रहे होते तो कुछ अच्छा बन जाता। अब उसने काम नहीं किया, इस वजह से वहाँ पे एक ऐसा ट्रेट आया, रिसेसिव ट्रेट। अगर देखो कैपिटल ए और ए मिलके साथ भी होते तो ए संभाल लेता काम, लेकिन जब ये आ गया तो काम ही नहीं संभलेगा, तो कुछ वही तो बनेगा ना जो एंजाइम की कमी के चलते रह गया, है ना। मतलब तो समझ रहे हो ना, व्हाइट कलर के बारे में बात कर रहा है। मान लो कोई कलर को दूसरे कलर में चेंज करने का काम किसी एंजाइम का था, वो एंजाइम नहीं बनी तो कलर चेंज नहीं होगा, व्हाइट ही रह जाएगा। तो यही है हैंस इन द अबव एग्जांपल द रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम, क्योंकि ये होती तो रेड ही बनता, काम तो चल रहा था, और बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड।
ठीक है, तो तुम्हें समझ में आया। इस पूरे पैराग्राफ का जो बच्चों को समझ नहीं आता उसके नटशेल में तुम्हें गिवन है एक्सप्लेनेशन। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है आगे? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मतलब साथ साथ। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पैराग्राफ गिवन है, इस पर थोड़ा सा गौर फरमाना। ये वर्ड्स क्या क्या है? आइदर पेरेंट, इन बिटवीन एंड बोथ पेरेंट्स। अगर हमारा डोमिनेंस ऐसा हो कि किसी एक पेरेंट को ही एक्सप्रेस करा रहा हो तो वो हो जाएगा नॉर्मल डोमिनेंस। अगर दोनों के बीच में कुछ नया बन के आ रहा हो इन बिटवीन द पेरेंट्स तो हो जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और अगर दोनों साथ साथ एक्सप्रेस कर रहे हो तो वो हो जाएगा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मतलब साथ साथ एक्सप्रेशन। सो a good example is different types of RBCs that determine ABO blood grouping. तो ABO blood grouping इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसको जीन I कंट्रोल करता है। Plasma membrane have sugar polymers that protrudes from its surface and the kind of sugar is controlled by the gene. मतलब RBCs जो होती हैं बाइकनकेव, इनके सरफेस पे कुछ शुगर्स एक्सप्रेस होते हैं जिनको हम एंटीजन्स ही बोलते हैं। और कौन सा एंटीजन बनेगा, एक्सप्रेस होगा, ये सब कंट्रोल करता है आई जीन। आई जीन के 3 अलील्स होते हैं, IA, IB, IA मतलब IO सॉरी, या फिर सिंगल आई। अब यहाँ पे जो मजेदार बात है वो ये है कि जीन अलील आई ये कुछ नहीं बनाता, कोई शुगर नहीं बनाता, और कोई शुगर ना बनाने के चलते ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता। क्लियर? बिकॉज ह्यूमंस आर डिप्लॉयड, ईच पर्सन पोसेस एनी 2 ऑफ द 3 अलील्स। यहाँ से असर्शन रीजन भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। देखो सिंपल सी बात है, अब मान लो इसके 3 अलील्स हैं तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे पास तीनों अलील्स हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, यानी कि जिनके पास 2 घर है रहने के लिए, या तो A रह ले या B रह ले या O रह ले, कोई 2 ही साथ में रह सकते हैं, तीसरा नहीं रह सकता। इसलिए कोडोमिनेंस जो है, सॉरी मल्टीपल अलीलिज्म जो हम बात कर रहे हैं कि एक जीन के मल्टीपल अलील्स है, वो एक इंडिविजुअल के ऊपर ना होके वो एक पॉपुलेशन की बात चलती है। So here it is saying, कहाँ गया? Humans are diploid organisms. Each person possess only 2 of the 3 alleles. IA, IB are codominant, completely dominant over I. मतलब IA मतलब ये तुम्हें पता है, कुछ नया नहीं है। IA होगा डोमिनेंट, IB होगा डोमिनेंट, IO डोमिनेंट नहीं होगा, वो रिसेसिव होगा। तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो भी तुम्हें पता है, मैंने 1 शॉट में भी बताया था, बट कोई बात नहीं, तो हम नन्हे मुन्ने बच्चे भूल जाते हो तो मैं बता देती हूँ क्या क्या हो सकता है। हो सकता है IA के साथ IA आ जाए, IA के साथ IB आ जाए, IA के साथ IO आ जाए, IB के साथ IB के साथ IA आएगा तो ये हो गया, IB के साथ IO आ जाए, IO के साथ IO आ जाए, बाकी तो केसेस तो रिपीट कर जाएंगे। तो यहाँ पे कितने जीनोटाइप्स बनाए तुमने, बताओ एक बार मुझे, कितने जीनोटाइप्स बनाए? क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुपिंग में कितने जीनोटाइप्स बनते हैं और कितने फिनोटाइप्स। तो यहाँ पर 6 जीनोटाइप्स। जीनोटाइप्स निकालने का फॉर्मूला मैं यहाँ लिखती हूँ। जीनोटाइप्स निकालने का फॉर्मूला है n × n+1/2, जहाँ पर n = नंबर ऑफ अलील्स। जैसे यही वाले प्रूफ इस वाले से इस चीज को वैलिडेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 अलील्स हैं ब्लड ग्रुपिंग के लिए, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 + 1/2, 4 3 = 12/2 यानी कि 6। तो आंसर भी जस्टिफाई हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भाई इसमें फिर फिनोटाइप्स कितने होंगे, तो फिनोटाइप्स भी देख लो। यहाँ पे क्या होगा A, यानी कि आरबीसी के ऊपर एंटीजन A एक्सप्रेस होगा। यहाँ क्या होगा AB, यानी कि आरबीसी के ऊपर A भी एक्सप्रेस हो रहा है और B भी, A एंड B। और ये वाला जो केस है इसे कहा जाता है कोडोमिनेंस, मतलब साथ जिएंगे साथ मरेंगे वाला कंसेप्ट है, साथ साथ रहते हैं, डोमिनेट करते हैं। IAIO में कौन एक्सप्रेस करेगा? केवल A, ठीक है। IBIB में कौन एक्सप्रेस करेगा? B। IBIO में कौन एक्सप्रेस करेगा? B। IOIO में कौन एक्सप्रेस करेगा? No one। Why? Because I allele does not code for any sugar। क्लियर? समझ में आया? चलो
आगे बढ़ते हैं, यही बात लो, हमने जो इतनी मेहनत करी वो यहाँ पे गिवन है सारी की सारी। ये अलील्स हैं, ये दूसरे पेरेंट के अलील्स हैं, ये कॉम्बिनेशन है और ये तुम्हारा फिनोटाइप है। एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, नाउ अब दी हुई है मल्टीपल अलील्स टर्म। डू यू रियलाइज? नो, वी डू नॉट रियलाइज एनीथिंग। भाई जनवरी आ गया, मई में नीट है, स्टिल वी आर नॉट रियलाइजिंग एनीथिंग, है ना? यही बात है ना? समझो अब इधर क्या बोल रहा है। डू यू रियलाइज दैट एग्जाम्पल ऑफ एबी ब्लड ग्रुपिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स? बिल्कुल सही बात है। Here you can see that there are more than 2, that is 3 alleles। ठीक है, ये सब छोड़ो, ये वाला पैराग्राफ पढ़ो। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? इसको ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है, मेरे साथ साथ पढ़ना, ठीक है? Occasionally, a single gene product may produce more than one effect। क्या बोल रहा है? एक जीन है, एक जीन का प्रोडक्ट है और ये मल्टीपल इफेक्ट्स कॉज कर सकता है। पहली लाइन ये बोल रही है। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन। एक जीन है मटर में जो क्या कंट्रोल कर रहा है? स्टार्च सिंथेसिस, कि भाई सीड में कितना स्टार्च होगा। क्लियर? आगे क्या बोला जा रहा है? इट हैज 2 अलील्स। अब इस जीन के पास 2 अलील्स हैं। कौन कौन से? एक है कैपिटल बी और एक है स्मॉल बी, है ना? अभी तक कोई नई बात तो नहीं बोली है, सिंपल बातें हैं। आगे क्या बोल रहा है? स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी एंड देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। जैसे यहाँ पर अब मैं इसके स्टार्च सिंथेसिस की बात करूँ तो मेरे पास 3 सिचुएशंस पॉसिबल हैं। क्या क्या है वो सिचुएशंस? या तो हो जाए ये, या हो जाए ये, या हो जाए ये 3 सिचुएशंस पॉसिबल है। अब यहाँ बोला गया है स्टार्च सिंथेसिस अफेक्टिव होगी कब? जब ये दोनों कैपिटल में होंगे, यानी कि यहाँ पे सबसे बड़े साइज का सीड बनेगा, है ना? सबसे बड़े साइज का सीड बन गया। आगे, and therefore large starch grains are produced. In contrast, BB has lesser efficiency and produces smaller। यहाँ पे सबसे छुटकू बन गया, ठीक है? then आगे क्या लिखा हुआ है? and wrinkled, ये wrinkled भी होंगे। लो भाई, wrinkled भी है, ऐसे मुरझाए हुए से सीड है, कोई बात नहीं। Heterozygous produce round seeds and so B seems to be the dominant allele, but the starch grain produced are of intermediate size। Now, ये ऐसा बनेगा, राउंड तो बन रहा है लेकिन इसका साइज इस वाले से छोटा है। राउंड बन रहा है यानी कि क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे सुनो ध्यान से, देखो, हाँ, heterozygous produce round seeds and so B seems to be the dominant allele। डोमिनेंट अलील बन रहा है भी क्योंकि राउंड बन रहा है, एंड राउंड इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। But the starch grain produced are of intermediate size in BB. So if the starch grain is considered as the phenotype, then from this angle the allele shows incomplete dominance। अब मैं इस पूरी सिचुएशन को 2 तरीके से देख सकती हूँ। क्या क्या तरीके से देख सकती हूँ? एक तो मैं देख सकती हूँ स्टार्च सिंथेसिस, और दूसरा मैं क्या देख सकती हूँ? सीड की शेप। 2 सिचुएशंस है। अगर मैं यहाँ पे केवल सीड की शेप देखूं तो मुझे पता चलेगा भाई राउंड डोमिनेंट है, रिंकल्ड रिसेसिव है, तो इस तरीके से तो मैं बोल दूंगी कि कैपिटल बी इज डोमिनेंट, है ना? यानी कि यहाँ पे सिंपल डोमिनेंस रिसेसिव का कंसेप्ट चल रहा है। लेकिन अगर मैं स्टार्च सिंथेसिस देखूं, यानी कि कुल मिला के स्टार्च सिंथेसिस जितना होगा उतना ही सीड का साइज होगा, अगर मैं उस चीज को देखूं तो यहाँ पे शो हो रही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस बात में किसी को शक नहीं होगा, गारंटी है ना? तो आगे क्या बोला जा रहा है? देयरफॉर, इस पूरी कहानी का देयरफॉर अब निकल के आ रहा है। देयरफॉर डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर। ओह, कुछ काटा गया, चलो इधर देखो। देयरफॉर dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for। यानी कि डोमिनेंस किसी जीन का फीचर नहीं है
ना ही इस प्रोडक्ट का है जिसके पास इनकी इंफॉर्मेशन है। मतलब क्या बोल रहा है, डोमिनेंस होगा नहीं होगा, इस जीन के पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर इस जीन का जो भी प्रोडक्ट बन रहा है आरएनए या फिर इसका जो प्रोटीन बन रहा है उसके पास उसको भी नहीं पता। इट डिपेंड्स एज मच एज ऑन जीन प्रोडक्ट and the production of a particular phenotype from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine। अरे बाप रे, इतनी भयंकर इंग्लिश, हैंग हो गया सिस्टम। मैम दोबारा पढ़ो, नहीं आया। देखो क्या बोल रहा है, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन और द प्रोडक्ट दैट इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर। यहाँ पर ये बात चल रही है ना तो डीएनए को पता ना आरएनए को पता, किसी को नहीं पता। It depends as much on the gene product and the production of a particular phenotype from this product as it does on particular phenotype that we choose to examine in case of more than one phenotype is influenced by the same gene। देखो कोई भी जीन मतलब कोई भी अलील डोमिनेंट होगा रिसेसिव होगा, पहली बात किस पे डिपेंड करता है, इस जीन से फाइनल बनने वाला प्रोडक्ट यानी कि प्रोटीन जो अल्टीमेटली हमारे किसी भी एक्सप्रेशन को इंडिकेट करेगा, कंट्रोल करेगा। देखो इस जीन से क्या क्या बनेगा, इस जीन से पहले आरएनए बनेगा क्योंकि जीन डीएनए है, और आरएनए से आगे जाके प्रोटीन बनेगा। तो ये फाइनल जीन का प्रोडक्ट है, तो जीन को भी नहीं पता, आरएनए को भी नहीं पता, एक्चुअली में ये प्रोटीन ही है जो आगे जाके फिनोटाइप बनाएगा और इससे पता चलेगा कि क्या है। तो ये उस पर डिपेंड कर रहा है। और दूसरा डिपेंड कर रहा है इस बात पे कि तुम अगर ये सेम जीन दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है तो तुम किस कैरेक्टर को चूज कर रहे हो। जैसे बी दोनों कैरेक्टर्स को चूज कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, तो मैंने अगर सीड शेप देखा तो मुझे लगा डोमिनेंट है, मैंने अगर स्टार्च सिंथेसिस देखा तो मुझे लगा इनकम्प्लीट है ना। तो यहाँ पे ये लाइन पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे सारी बात जो चल रही है वो देखो डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात चल रही है, तो इस पैराग्राफ को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, तो आ जाओ सिंपली डाईहाइब्रिड क्रॉस पे, है ना। डाईहाइब्रिड क्रॉस बहुत सिंपल है, पेरेंटल जनरेशन, इस बार तुम्हें दोनों जीन्स को साथ रखना है और गैमीट्स में दोनों एलील्स को साथ रखना है। तो ये तुम्हारे गैमीट्स बन गए, ये तुम्हारी F1 बन गई, तुमने सेल्फिंग कराई, ये तुम्हारे गैमीट्स बन गए। किसी बच्चे को डाउट है, दिक्कत है डाईहाइब्रिड क्रॉस बनाने में, वन शॉट का रिवीजन देख लो, बहुत अच्छे से मैंने एक जैसे होता है ना बच्चे को हाथ पकड़ के पेंसिल चला के सिखाना, वैसे मैंने वहाँ पर समझाई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देख पा रहे हो अलग अलग कलर से हाईलाइट करने का रीजन है। यहाँ ये पूरा ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्या है यहाँ पे, राउंड येलो, ठीक है। उसके बाद ये चेक करो, ये वाले ये क्या है यहाँ पे, स्मॉल आर है, यानी कि क्या है ये, रिंकल्ड येलो, ठीक है। उसके बाद ये 3, ये क्या है, राउंड ग्रीन, और ये क्या है, रिंकल्ड ग्रीन। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारे पास, फिनोटाइपिक रेशियो। अब यहाँ पे अगर कोई तुमसे पूछे कि यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन फिनोटाइपिकली देखने से कितने कितने फिनोटाइप की तरह पेरेंटल जैसे दिख रहे हैं, यानी कि राउंड येलो दिख रहे हैं, तो तुम्हें कितने दिखेंगे यहाँ पे, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ये दो है ना पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो देखो 9 राउंड येलो है, एक रिंकल्ड ग्रीन है, तो कितने हो गए 10। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछ ले रिकॉम्बिनेंस यानी कि नए कॉम्बिनेशन, तो यहाँ तुम्हें कितने मिलेंगे 6। रिकॉम्बिनेंट्स मतलब कि राउंड के साथ इस बार आ जाए, राउंड के साथ आ जाए राउंड ग्रीन और रिंकल के साथ आ जाए येलो, तो ये नए कॉम्बिनेशन है यानी कि रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब तुमसे पूछे हेट्रोजाइगस फॉर बोथ लोकस, दोनों लोकस के लिए हेट्रोजाइगस है, तो वो कौन सी लाइन चली जाएगी, ये मैंने सब तुम्हें करा रखा है न्यूमेरिकल्स के साथ, है ना। तो यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा ये वाली पूरी लाइन, ये पूरी लाइन, ये क्या है, हेट्रोजाइगस फॉर बोथ लोकस, और ये वाली लाइन क्या है, होमोजाइगस फॉर बोथ लोकस। बाकी जो बच गए डिब्बे वो क्या है, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस फॉर सिंगल लोकस। सो यू डोंट हैव टू read NCERT, you have to dissect NCERT, you have to dissect the diagrams। जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो सारी चीजों को तुम्हें करना है,
क्लियर? चलो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है? ये बोलता है, जैसे तुमने देखा होगा क्लास में ना दो बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, है ना, जब भी जाना होता है तो साथ में जाती हैं। मैम मैं आई गो टू वॉशरूम, वॉशरूम जाना है साथ में जाना है, मैम मैं आई गो टू लाइब्रेरी, साथ में जहाँ जाना है साथ में जाना है ना, तो वो बायस्ड है बाकी फ्रेंड्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट का चल रहा है, अगर दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो वो साथ में जाएंगी, अगर बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है तो आराम से एक दूसरे के बिना जा सकती है। ये चीज़ कैसे अप्लाई होगी? ये चीज़ ऐसे अप्लाई होगी, एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पे अगर दो जीन्स एकदम पास पास बैठे हैं तो वो साथ में जाएंगे, और अगर वो दूर बैठे हैं, जैसे एक हीरा एक हीरा, एक हीरा एक ही है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, वो वाला बात हो जाती है। तो यहाँ पे यही लिखा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब ये है कि अगर मान लो ऐसे सिचुएशन है, ये पापा है, ठीक है, एंड इनके पास ग्रीन आईज है, और यहाँ पर एक मदर है, इनके पास ब्लू आईज है। मदर के हेयर जो है वो है थोड़े स्ट्रेट, और पापा के जो हेयर्स हैं वो है थोड़े कर्ली। अब मानो इनके क्रॉस से जो बच्चा हुआ वो बच्चा कुछ ऐसा हो गया, ग्रीन आईज वाला, तो क्या अगर उसकी आंखें पापा पे चली गई तो जरूरी है उसके बाल भी पापा पे जाएंगे? नहीं ना, हो सकता है उसके बाल मम्मी पे चले जाएं। नहीं, पापा पे भी जा सकते हैं लेकिन मम्मी पे भी तो जा सकते हैं ना। ऐसे स्ट्रेट हेयर वाला बच्चा भी तो हो सकता है। यानी कि अगर मैं दो कैरेक्टर यहाँ पे लेके चल रही हूँ, आंखों का कलर और बालों की अपीयरेंस, बालों का टेक्सचर, तो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अगर एक दूसरे के दोस्त होते तो हरी आंख आने के साथ साथ ऐसे करली बाल भी आने चाहिए थे, जो कि नहीं आए। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही कह रहा है, अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन तुम चेक कर रहे हो तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी किसी भी कैरेक्टर का एक्सप्रेशन दूसरे पर फर्क नहीं डालता। लेकिन कब तक ये चीज वैलिड है? तब तक जब या तो क्रोमोसोम्स में, एक ही क्रोमोसोम में कैरेक्टर दूर दूर हो, या फिर वो दूसरे ही क्रोमोसोम पे सेपरेट हो। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों जीन अगर साथ में हो तो साथ साथ एक्सप्रेस होंगे। जैसे ये आंखों का कलर और बालों का वाला जीन साथ होता तो ऐसा हो सकता था कि अगर हरी आंखें आएंगी तो बाल करली होंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस कंडीशन में आएगा? जब कैरेक्टर एक से ज्यादा स्टडी किए जा रहे हो, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में कि कौन सा लॉ है विच इज बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो इट इज योर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ में आया? तो यहाँ पे जो हमने पीछे पढ़ी थी उसी के बारे में लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, ये उसका पूरा पुनेट स्क्वायर बना के दिखाया है, छोड़ो इसको। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या बोल रही है? जो हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था ना कि क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, क्रोमोसोम्स में अलील्स जीन सेपरेट होते हैं, सब कुछ, तो वही चीज है। इन्होंने देखा क्रोमोसोम्स का सेपरेट होना, फिर इन्होंने ये देखा कि भाई जिस तरीके से क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं उसी तरीके से जीन्स भी सेपरेट हो रहे हैं, तो यानी कि देयर इज अ पैरेलल रिलेशन बिटवीन बोथ द एंटिटीज। तो इसीलिए इस थ्योरी को हम पैरेललिज्म थ्योरी भी बोलते हैं और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। सो मैंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस इन 1865, लेकिन उसको बहुत सारे रीजंस की वजह से 1900 तक अनडिस्कवर्ड, मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। क्या क्या रीजंस थे? कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं था, आजकल तो कुछ भी हो फटाफट से इतनी जल्दी वायरल हो जाता है, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। और दूसरा मैंने बता दिया था, मैथ्स वाले मतलब बायो वाले साइंटिस्ट ने जब सुन लिया ना मैथ्स का यूज करके बंदे ने अप्रूव किया है, तो उनके तो भाई पेट में गैस बन गई थी, तो वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए इस चीज को, है ना। सेकेंडली, हिज concept of gene factor in Mendel word as a stable discrete units that control the expression which did not blend was not accepted। भाई तो बता तो सही फैक्टर है क्या? तूने बोल दिया फैक्टर है, ट्रांसफर हो रहा है, स्टेबल है, बस ये है, तो हमें बताओ तो सही वो कैसे दिखता है, क्या चीज होती है। तो नहीं पता था तो नहीं समझा किसी ने भी, ठीक है। थर्डली, मैंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथ्स, जो मैंने तुम्हें बता दिया। तो इन रीजंस की वजह से मैंडल के काम को कोई वैल्यू नहीं दी गई। इन 1900 3 scientists, Hugo de Vries, Carl Correns, Schermak, independently rediscovered Mendel results on inheritance of characters। अलग अलग काम किया था, मिलजुल के काम नहीं किया था, इस चीज को ध्यान रखना। इंडिपेंडेंटली इन्होंने मैंडल के काम को रीडिस्कवर किया था। ओके, नाउ
दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर्स इन न्यूक्लियस दैट अपीयर टू डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर द सेल डिविजन. ठीक है, डीएनए होता है जो क्रोमोसोम होता है जो अपने आप को डिवाइड करता है. These were called as chromosomes, colored bodies, as they are visualized by staining. By 1902, chromosomal movement during meiosis had been worked out. तो हम देख चुके थे 1902 तक कि क्रोमोसोम कैसे मूव करता है डिफरेंट स्टेजेस में. Now, Walter Sutton and Theodore Boveri noted the behavior of chromosomes was parallel to behavior of genes and used chromosome movements to explain Mendel's law. तो मैंडल के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने क्रोमोसोम के मूवमेंट का यूज किया था. रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस एंड माइटोसिस. हमने पढ़ा हुआ है. यहाँ पे दोनों, अब देखो जैसे ये सिचुएशन गिवन है, G1 में अनरेप्लिकेटेड होगा, G2 में आके क्योंकि बीच में एस फेज भी आई है तो रेप्लिकेशन हो जाता है. सेल डिवीजन चैप्टर में पढ़ा है तो एकदम ऐसे क्या कहते हैं उसको, ऐसे मत बन के बैठ जाना एकदम डम्ब. ठीक है, पड़ा हुआ है. G1 के बाद ऐसा आती है एस फेज में डुप्लीकेशन होता है तो सब डबल हो जाएगा रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम से. तो एक पेयर ये है, मान लो ये क्रोमोसोम 1 है, ये वाला है क्रोमोसोम 2. ठीक, आगे जाके क्या होगा, इनका सेपरेशन होगा मियोसिस 1 में, फिर मियोसिस 2 में क्रोमैटिड्स का सेपरेशन होगा, फिर जर्म सेल बने उसमें सबकी क्रोमोसोम की एक एक कॉपीज आ जाएंगी. ठीक, ये होता है नॉर्मली. ये दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट्स है कि क्यों तुमने बोला कि भाई जीनो क्रोमोसोम मतलब एक ही जैसा कैरेक्टर. तो यहाँ पे दोनों पेयर में होते हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम पे सेपरेट होते हैं और हर कैरेक्टर या जीन्स का सेपरेशन किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. क्लियर? ड्यूरिंग एनाफेज 1 द 2 क्रोमोसोम्स पेयर अलाइन, वही बात लिखी हुई है तो इसको तो मत पढ़ो. यहाँ पे देखो इस डायग्राम से क्या कहना चाह रहे हैं. इस डायग्राम से बोलना चाह रहा है कि तुम्हारे पास दो टाइप्स की पॉसिबिलिटी है. कलर्स पे ध्यान देना. यहाँ पर पहले केस में क्या है, ये सेम है, ये सेम है. इस बार ये स्विच कर दी इसकी पोजीशन, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, इधर क्या, इधर आने के लिए. तो कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क पड़ा नहीं. अभी भी सेपरेट होंगे, अभी भी जर्म सेल्स के पास दोनों के कॉपीज मिलेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ा. तो यहाँ सिंपली क्या दिखा हुआ है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज और किस तरीके से सेपरेशन होता है, जो कि अगर तुमने अच्छे से पढ़ा हुआ है सेल डिवीजन चैप्टर तो तुम्हें कोई डाउट नहीं आना चाहिए. क्लियर? समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं. ये तो हो गया, आगे हो जा भाई. ठीक है. सटन एंड बोवेरी argued that the pairing and separation of pair of chromosomes will lead to the segregation of the pair of factors they carried. ठीक है, segregation इसका भी होगा. Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle and called it chromosomal theory of inheritance. तो इसको ये नाम किसने दिया? ये दिया था सटन ने, because he was the one to correlate his theory with that of Mendel. तो उसने दोनों को मिला के बोल दिया chromosomal theory of inheritance. Following the synthesis of idea, experimental verification of chromosomal theory given by Thomas Hunt Morgan. अगर तुम्हें पता हो तो थॉमस हंट मॉर्गन को कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. नॉर्मल जेनेटिक्स के फादर कौन है? मेंडल. लेकिन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की बात चले तो उसके फादर कौन है? हमारे थॉमस हंट मॉर्गन. एंड हिज कोलीग्स led to discovering the basis of variation that sexual reproduction produced. Morgan worked with a tiny fruit fly called Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster ऐसे दिखती है. यहाँ पर इसके ऊपर इन्होंने पढ़ना चाहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वेरिएशन कैसे काम आती है, काम करती है, कैसे दिखती है, वो सारी चीज़ें. They could be grown. अब यहाँ पे इसको क्यों चूज किया तो उसके कुछ रीजंस गिवन है. जैसे मटर को क्यों चूज किया था तो उसके भी रीजंस थे कि सिंथेटिक मीडियम में इसको लैब में ग्रो किया जा सकता है. तुम कोई भी सड़ा गला फ्रूट रख दो, अपने आप ही ड्रोसोफिला उसके पास भिनभिनाती रहती है. तो इट इज वेरी सिंपल टू कल्चर दैम. दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स. 2 हफ्ते में नया बच्चा तैयार हो जाता है. सिंगल मीटिंग कुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज. इंसानों के ऊपर करता तो भाई 9 महीने के बाद एक बच्चा मिलता. यहाँ पे एक ही बार के मीटिंग से बहुत सारे बच्चे बन जाते हैं. देयर वाज अ क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस, यानी कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म था. एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप्स. बहुत सारे जो वेरिएशंस हैं वो लो पावर लो रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से भी विजिबल थे. तो यही कारण था कि इसको ड्रोसोफिला से इतना लगाव था और उसने ड्रोसोफिला को चूज किया. क्लियर? लिंकेज and recombination.
लिंकेज वही है, बेस्ट फ्रेंड्स है तो साथ साथ रहना चाहोगे। रिकॉम्बिनेशन मतलब कि जगह जगह मुंह मारोगे, है ना, मतलब नए नए कॉम्बिनेशन बनाओगे, सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो। सो मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला में डाइहाइब्रिड क्रॉस करने वाला कौन था? तो इट वॉज योर थॉमस हंट मॉर्गन। टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड जीन्स के बारे में पढ़ना चाहा था। द क्रॉसेस वर ईयरिंग क्रॉसेस। याद है मैंने इस क्रॉस को अच्छे से बताया था, उम्मीद मत करना कि मैं दोबारा बता दूं। मैंने बताया था कि क्यों ऐसा रिजल्ट आ रहा है, कैसे बनाने हैं प्रोचेनिस, सारा कुछ कराया था। तो अगर मैं तुम्हें नहीं आता कुछ भी भाई, जीरो से हीरो बना देगा इस चैप्टर का वन शॉट, है ना। तो जाओ और उसको देखो अगर तुम्हें यहाँ पे जरा सा भी डाउट है। गारंटी है कि ये टेबल आ जाएगी, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, इस चीज़ को थोड़ा सा अब लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्रॉस तो हमने वहाँ पे देख ली, लेकिन लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या बोला गया है। Crosses were similar to dihybrid carried out by Mendel and P. For example, Morgan hybridized yellow-bodied white-eye female to brown-bodied red-eye male. ये इन्होंने अलग-अलग combinations का use किया. Morgan and his group knew that the genes were located on X chromosomes and saw quickly that when the two genes in a dihybrid cross were situated on same chromosomes, the proportion of parental gene combinations were much higher than the non-parental type. यानी कि अगर कोई भी जीन है, मतलब ऐसे समझो कि अगर दो बेस्ट फ्रेंड सेम ही क्लास में पढ़ रहे हैं तो वो हर सिचुएशन में साथ ही रहेंगे। अगर वो डिफरेंट क्लास में पढ़ रहे होते तो क्या होता, उनके बीच में थोड़ा सा होता, डिस्टेंसिंग आती। तो अगर दोनों सारे ही कैरेक्टर्स जो है वो सेम एक्स क्रोमोसोम पे बैठे हैं तो सेम टाइप का कॉम्बिनेशन आएगा ना, बार बार सेम टाइप, यानी कि पेरेंटल, कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। तो इन्होंने यही देखा कि अगर हमारे जीन्स सेम एक्स क्रोमोसोम पे बैठे थे तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन का रेशियो हाई था। मॉर्गन ने इस चीज को नाम दिया लिंकेज टर्म दिया और एक्सप्लेन किया दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम। अब पूछ लेगा को लिंकेज क्या है, फिजिकल एसोसिएशन, फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन, मेटाबॉलिकल एसोसिएशन। तो फिजिकल एसोसिएशन है, साथ में रहते हैं, स्पेस साथ में शेयर करते हैं, क्लियर। एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। नया नया कॉम्बिनेशन बनेगा तो रिकॉम्बिनेशन होगा। तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन दोनों टर्म्स किसने दे दिया, हमारे मॉर्गन ने। Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosomes, some genes were very tightly linked. मतलब जो बहुत टाइटली लिंक्ड होगा, जो बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, वो किसी दूसरे से फ्रेंडशिप ही नहीं करना चाहेंगे। तो जो बहुत पास थे वो टाइटली लिंक्ड थे, हाई लिंकेज होगी, यानी कि हाई रेशियो होगा पेरेंटल कॉम्बिनेशंस का, और रिकॉम्बिनेंट कैसे हो जाएंगे, लो। लेकिन अगर वो डिस्टेंटली एक दूसरे से लोकेटेड है तो उस केस में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा आएंगे और पेरेंटल कॉम्बिनेशंस क्या आएंगे, कम, जो कि वैलिड भी है। इस कॉन्सेप्ट को समझना हो तो बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ नॉर्मल फ्रेंड्स का रिलेशनशिप महसूस करना और इमेजिन करना। नाउ ये था, फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट द जीन्स वाइट। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पहली क्रॉस थी, ये दूसरी क्रॉस थी। अब यहाँ से ना नीट में क्वेश्चन पूछा गया है इस वाले बॉक्स से, यहाँ से ये रेशियो तुम्हें याद करना है। इस वाले केस में पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा आया था, इस वाले केस में थोड़ा रिकॉम्बिनेशन का रेशियो भी बढ़ गया क्योंकि वो दूर हो गए जीन्स। यहाँ पे देखो जीन्स एकदम पास है, यहाँ पे जीन्स एकदम दूर है, ठीक है। तो यहाँ से ये टेबल याद कर लेना और क्रॉस समझना हो तो ये देख लेना, ठीक है। सारी प्रॉब्लम्स का समाधान है। बात करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। दो चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होती हैं, एक होता है तुम्हारा प्लियोट्रॉपी और एक होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। प्लियोट्रॉपी मतलब होता है जब वन जीन शो करे मल्टीपल इफेक्ट और जब मल्टीपल जीन्स शो करे वन इफेक्ट। तो दोनों कंडीशंस के अलग अलग नाम है, इसको कुछ कहते हैं, इसको कुछ कहते हैं। इस कुछ कुछ का नाम है प्लियोट्रॉपी, और इस कुछ कुछ का नाम है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को बच्चों एक और नाम दिया जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक बार इसको समझो।
तो जैसे मान लो मेंडल ने चूज किया था प्लांट की हाइट को, तो उसमें था कि या तो टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा। लेकिन अब तुम्हें पता है कि इंसानों की हाइट है तो टॉल में भी बहुत टॉल होते हैं, ड्वार्फ में भी बहुत ड्वार्फ होती है, बीच की हाइट्स भी होती है। तो इन सारी हाइट्स को कैटर करने के लिए वी हैव पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या हुआ है, यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना जो जो मैं बातें बोलती जा रही हूँ। जहां पर एक होल रेंज हो, कैरेक्टर्स की होल रेंज हो, जैसे कि वेट है तो पतला मोटा, उसमें भी वेराइटीज हैं। पिगमेंटेशन में भी गोरा मतलब भी बहुत गोरा, कम गोरा, ब्लैक मतलब भी बहुत ज्यादा। तो मतलब जहाँ एक रेंज हो ना कैरेक्टरिस्टिक्स की, वहां पर जो इनहेरिटेंस होती है दैट इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और ये जो ट्रेट्स होते हैं इनको कहा जाता है पॉलीजेनिक ट्रेट्स। ठीक है, अब देखो ऐसा होता है, मान लो कोई कितना भी गोरा हो, जब वो धूप में निकलता है तो टैनिंग हो जाती है, स्किन पिगमेंटेशन थोड़ा डार्क हो जाता है। यानी कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो भी चीजें आ रही हैं उन पे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का भी इन्फ्लुएंस है। लेकिन मेंडल ने कभी अपनी जिंदगी में इन्वायरमेंटल इफेक्ट का नाम नहीं बोला था। सो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर क्या है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। यानी कि जो भी इंसान का फिनोटाइप है वो दो चीजों की वजह से है, एक तो जीन्स और दूसरा इन्वायरमेंट। क्लियर? आगे क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन स्किन इसका कलर इसका एग्जाम्पल है। जैसे कि यहाँ पे 3 जीन्स है ए, बी और सी, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो एक्सट्रीमली सारे डोमिनेंट हो या एक्सट्रीमली सारे स्मॉल हो। अगर ये वाला हुआ कैपिटल वाला तो सबका होगा डार्केस्ट फिनोटाइप, और अगर ये स्मॉल वाला हुआ तो सबका होगा ब्राइटेस्ट फिनोटाइप, और फिर बीच में जो भी इसकी इंटरमीडिएट फॉर्म्स होंगी उस हिसाब से बनता चला जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, as expected the genotype with 3 dominant alleles and 3 recessive alleles will have an intermediate। यानी कि अगर ये कंडीशन आ गई ये वाली, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, इंटरमीडिएट। एंड आई गेस इस चीज पे नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है ना, कल हम इसके नीट PYQs करेंगे ना, वहां पे तुम्हारे सामने आ जाएगा। इन दिस मैनर द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ अलील वो डिटरमाइन द डार्कनेस। मतलब यहाँ पे एक अलील का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल टर्म्स में हम यहाँ पे खेलते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। मूविंग ऑन, इट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज प्लियोट्रॉपी, जो मैंने तुम्हें अभी बताया था, एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स, इसको हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। जैसे तुम्हारे पता है अभी पीछे हमने पढ़ा था बी वाला जो जीन है वो तुम्हारे स्टार्च सिंथेसिस, स्टार्च का ग्रेन का साइज भी बता रहा था कि शेप कैसी होगी ये भी बता रहा था, तो वो क्या होगा, प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक बार उसको रीड आउट करते हैं। So far we have seen the effect of a gene on single phenotype. However, instances where a single gene can exhibit multiple phenotypic expressions, इन्हें कहा जाता है pleiotropic genes. The underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of a gene on metabolic pathways. Important line है, ज़्यादातर pleiotropic genes metabolic pathways को control करते हैं, क्योंकि metabolic pathway में जो intermediates हैं, these definitely controls different parts of the body, different functionings of the body। तो पूरे मेटाबॉलिक को अफेक्ट करते करते तुम्हारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को यहाँ से इन्फ्लुएंस कर लिया जाता है। नाउ जैसे इसका एक एग्जांपल है फिनाइलकेटोन्यूरिया, जिसको हम बोलते हैं PKU, विच अकर्स इन ह्यूमंस। ये डिसीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जहाँ पे एक म्यूटेशन होता है ना जीन दैट कोड्स फॉर द एंजाइम फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनने वाले जीन में म्यूटेशन हो गया तो ये एंजाइम नहीं बनेगी। सो दिस इज सिंगल जीन म्यूटेशन, सिंगल पॉइंट पे हुआ है। दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। मतलब एक PKU जहाँ पे एक एंजाइम का नहीं बन पाया, एक एंजाइम नहीं बन पाई, तो उसकी वजह से मल्टीपल इफेक्ट्स देखने को मिले। मेंटल रिटार्डेशन कहाँ, दिमाग और कहाँ स्किन पिगमेंट है, that's why it is the part of pleiotropic expressions। इसके बाद एक और है जो यहाँ पे गिवन नहीं है, आई गेस यहाँ आगे गिवन होगा, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल आगे गिवन है, ये रहा, बाकी मैं यहीं पे मेंशन कर देती हूँ। सिकल सेल एनीमिया भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रेस पॉइंट से आगे बढ़ो ना सीधा। हाँ, सेक्स डिटर्मिनेशन टोटली रटने का टॉपिक, बट एक चीज है जो यहाँ से पूछी जाती है हैंगिंग बॉडी के बारे में, तो एक बार मैं उसे बताती हूँ। हमें किसी का भी सेक्स डिटरमाइन करना है तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। या तो क्रोमोसोम्स को देख के कि XX है, XY है, XZY है, ZW जो भी है,
या फिर और क्या देख सकते हो कि हैप्लोडिप्लॉइड कंटेंट कितना है, या फिर ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स का रेशियो क्या है। ये हमारे पास 3-4 मेथड्स हैं। तो यहाँ पर अब एक वर्ड है एक्स बॉडी। अब यहाँ पे क्या लिखा है ये ध्यान से सुनना। हैंकिंग 1891 could trace a specific nuclear structure all through the spermatogenesis in few insects। इन्होंने देखा कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही थी तो आधे क्रोमोसोम, आधे इंसेक्ट्स के गैमेट्स के पास तो एक स्ट्रक्चर गया जिसको उसने नाम दिया एक्स बॉडी, आधों के पास नहीं गया। विच मीन्स कि जो तुम एक्स ओ मैकेनिज्म पढ़ते हो उसमें एक्स मतलब तो एक्स है बट ओ मतलब है अड़ा खाली, यानी कि आधों के पास होता नहीं है। अब ये मत समझना, मैं बताती हूँ मैं बचपन में क्या समझती थी कि आधों के पास एक्स है आधों के पास ओ है ना, तो वो नहीं है। आधों के पास एक्स है और आधों के पास है ही नहीं, ये रियल स्टोरी है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है एक्स बॉडी या फिर हैंकिंग बॉडी। बस यहाँ पे इतना समझना है। उसके बाद ये तो देख लो, या ये तो रटा रटा होता है, किसमें जेड 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 डब्ल्यू होगा, किसमें जेड 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 होगा, ये तुम्हारे सामने गिवन है, इसको याद कर लेना। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन मैंने पूरा छुटकू सा एक टॉपिक में एक स्लाइड में कवर अप कर दिया, तो वहां से जाके उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको याद कर लो, ज्यादा मत्था मत मारना इसका एनसीईआरटी में। ठीक है, फिर यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अब मेल हेट्रोगैमी और फीमेल हेट्रोगैमी क्या होती है। हेट्रोगैमी मतलब होता है, हेट्रोगैमी मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स बनेंगे, जैसे कि एक्स और दूसरा वाई। और होमोगैमी मतलब या होमोगैमेटी मतलब दोनों सेम टाइप के बनेंगे। तो ध्यान रखना, सिंपल सी ट्रिक है, जहां पे भी एक्स का यूज हो रहा है, जहां पे भी एक्स का यूज हो रहा है वहां पे हेट्रोगैमेटिक हमेशा मेल है, जहां पे भी जेड का यूज हो रहा है वहां पे हेट्रोगैमेटिक हमेशा फीमेल है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसे पढ़ लेना, मेल और फीमेल। मैंने इतना बता दिया, जहां पे एक्स का यूज हो रहा है वहां पे मेल हेट्रोगैमी है, जहां पे जेड का यूज हो रहा है वहां पर फीमेल हेट्रोगैमी है। क्योंकि क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दैट डायरेक्ट पॉइंट ऑल्सो कम्स इन दिस फॉर्म के जैसे इंसेक्ट्स में किसकी हेट्रोगैमेटी शो होती है, बर्ड्स में किसकी हेट्रोगैमेटी शो होती है, सो दैट यू मस्ट नो। फीमेल हेट्रोगैमेटी हो गया। आगे बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, मतलब फुद्दू टॉपिक। जैसे मेल्स के क्रोमोसोम्स सेक्स वाले होते हैं एक्स और वाई, फीमेल्स में होता है एक्स एक्स। अब दोनों के बनने की प्रोबेबिलिटी 50% है, दोनों के साथ आने की प्रोबेबिलिटी 50% है, तो लड़का होगा लड़की होगा इसकी प्रोबेबिलिटी भी तो 50% हुई ना, है ना। अब जैसे यहाँ पे ना नीट में क्या क्वेश्चन आते हैं इनको ध्यान से देखना, ये तो तुम पढ़ लेना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे नीट में क्वेश्चन क्या आता है, 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन 1 दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी, ध्यान से देखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुम फंसोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4th चाइल्ड टू बी फीमेल। और क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन दिया है 4 गर्ल चाइल्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 गर्ल चाइल्ड्स टू ए कपल। कॉन्सेप्ट तुम्हारा वही लगेगा 50% रेशियो, बट क्वेश्चन डिफरेंट है। मैं इस क्वेश्चन को कर सकती हूँ कितने सेकंड्स में, 5 सेकंड्स में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इसको करोगे कितने सेकंड्स में, 10 सेकंड 20 सेकंड। चल जा भाई, करो। क्या आंसर आने वाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4th चाइल्ड टू बी फीमेल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 गर्ल चाइल्ड्स टू अ कपल, दोनों में आंसर डिफरेंट आएगा। क्या डिफरेंस है वो तुम मुझे बताने जा रहे हो। हाँ भाई, टाइमर खत्म, 20 सेकंड ले लिए तुमने। ठीक है, अब इसका आंसर मैं बताती हूँ। इसका आंसर क्या आएगा, 1/2 यानी कि 50%। क्वेश्चन बोल रहा है पहले दूसरे तीसरे कुछ बच्चे हुए हो, चौथा बच्चा फीमेल होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक टाइम पे कोई भी बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा 50% प्रोबेबिलिटी रखता है ना, तो इसका आंसर आएगा 50%। अब वो बोल रहे हैं 4 गर्ल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी, तो एक बार होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो ऐसे तुम्हें 4 बार चाहिए, तो तुम क्या करोगे, सारी प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लाई, यानी कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, यानी कि 1/16। ठीक है, तो डिफरेंस कहाँ आया, टीएच का। क्लियर, समझ में आया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द नीट पर्सपेक्टिव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट,
सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी की तो कहानी ही बड़ी मस्त है, यहाँ से मत पढ़ो, मैं तुम्हें बताती हूँ सिंपल सिंपल क्या बात चल रही है। यहाँ पे क्या होता है, जो फीमेल होती है, फीमेल के पास होते हैं 32 क्रोमोसोम्स, और जो मेल होता है, मेल के पास होते हैं 16 क्रोमोसोम्स। यानी कि ये हो गया डिप्लॉयड, ये महाशय पहले चल जाते हैं, दिस इज डिप्लॉयड एंड दिस इज हैप्लॉयड। इतना समझ में आया? अब क्या होगा, इसे बनाने हैं गैमीट। गैमीट बनाने के लिए मियोसिस करेगा तो 16 का एक गैमीट बनेगा, 16 का एक गैमीट बनेगा। ये क्या करेगा, माइटोसिस, और 16 का एक गैमीट बनेगा। तो तुम्हें यहाँ पे ये भी याद रखना पड़ेगा कि किसमें माइटोसिस हुआ है और किसमें मियोसिस। सो दिस इज मियोसिस एंड दिस इज माइटोसिस। आई समझ में बात? अब क्या होता है, देखो चांसेस क्या है, ये इसके साथ फ्यूज कर जाए और बन जाए 32 क्रोमोसोम कंटेन करने वाला एक जाइगोट, या फिर ये एज इट इज डेवलप हो जाए और बन जाए 16 क्रोमोसोम वाला एक जाइगोट। अगर फ्यूजन हुआ तो 32 क्रोमोसोम हमेशा क्या इंडिकेट करती है, फीमेल, और अगर 16 बना तो ये क्या इंडिकेट करता है, मेल, क्योंकि मेल हैव 16 क्रोमोसोम्स। तो बिना फर्टिलाइजेशन के बच्चे का बन जाना कहलाता है पार्थिनोजेनेसिस। A similar term is used in case of plants, that is parthenocarpy, formation of fruit without fertilization, and here formation of offsprings without fertilization in animals is called as parthenogenesis. इतनी बात समझ में आई है ना? अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि इनका मेल का कोई पापा और बेटा नहीं होता। ये वाली बात समझाती हूँ, बच्चों को सर के ऊपर से उड़ के जाती है। देखो ये एक मेल है, इस मेल को बनाने के लिए मम्मी लगी है, पापा लगे हैं, बस मम्मी ने कंट्रीब्यूशन दिया ना, पापा ने तो मतलब देखा भी नहीं कि मेरा बेटा नहीं है, यानी कि इस बच्चे का कोई पापा नहीं है, नहीं है। अब यही बच्चा आगे जाके बच्चे बनाएगा तो ये 16 फीमेल के साथ फ्यूज करके फीमेल ही बनाएगा, यानी कि इसका कोई बच्चा तो होने से रहा। तो इस मेल का एक ग्रैंडफादर रहा होगा। क्यों रहा होगा? क्योंकि इस 32 को बनाने के लिए 16 मेल्स फीमेल से और 16 मेल से आए होंगे, तो ये जो मेल रहा होगा वो इसका क्या रहा होगा, ग्रैंडफादर। तो हनी बीज के केस में मेल्स के पास ग्रैंडफादर ग्रैंडसन होते हैं, लेकिन फादर और सन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। समझ में आ गया? बढ़िया। अब तुम्हारे लिए कहानी कुछ भी नहीं है। इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म। हैप्लॉइड हुआ तो मेल हो जाएगा, डिप्लॉइड हुई तो फीमेल हो जाएगी। बढ़िया, चलो मजे में रहो। ऐसे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? वही बदलाव, वही मॉडिफाइड एलील, वही रिसेसिव एलील, यही कहानी जिसकी वजह से कभी सूर निकलते हैं जिनको हम गणेश जी बोलते हैं, कभी पूछ निकलती है जिसको हम बजरंगबली हनुमान बोलते हैं। तो म्यूटेशन एक्चुअली में अचानक से होने वाला रैंडम सडन चेंज है, जो कभी भी हो सकता है, जो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। सो म्यूटेशन इज अ फिनोमेना व्हिच रिजल्ट्स इन alteration of DNA sequence and consequently results in the change of genotype and phenotype of an organism. सिंपल सी बात है ना? In addition to recombination, mutation is another phenomena to cause variation. देखो सवाल पूछूं तो कोरोना वायरस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता था। दुनिया के सारे वायरस ऑलमोस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिकॉम्बिनेशन होता है ना, तो वो अपनी इतनी म्यूटेशन कैसे कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा अपनी स्ट्रेन्स कैसे बदल लेते हैं? बिकॉज दे हैव अनदर मैकेनिज्म टू क्रिएट वेरिएशन विच इज म्यूटेशन। तो म्यूटेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सब में एप्लीकेबल है, बट रिकॉम्बिनेशन इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो म्यूटेशन अल्टीमेट कॉज ऑफ वेरिएशन है। आगे क्या बोला गया है? एज यू विल लर्न इन चैप्टर 5, one DNA helix runs continuously from one end to another in a chromatid in a highly supercoiled form. पढ़ा है ना अभी हमने पीछे, वन लाइनर तो हमने उल्टा स्टार्ट किया था, तो न्यूक्लियोसोम पढ़ा था, है ना? तो देयरफॉर लॉस और गेन दो टर्म्स में हो सकता है, या तो जीन नया इंसर्ट हो जाए या उसी के मल्टीपल कॉपीज बन जाए ऑफ अ सेगमेंट रिजल्ट्स इन ऑल्टरेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स। डिलीशन अगर जीन का हुआ तो क्रोमोसोम का भी थोड़ा सा पॉइंट डिलीट हो जाएगा, इंसर्शन हुआ, डुप्लीकेशन हुआ तो क्रोमोसोम की लेंथ भी बढ़ेगी, है ना? Since genes are known to be located on chromosomes, alternation in chromosomes results in abnormalities or aberration. इनको बोलते हैं abnormalities और aberrations. अब सबसे important line,
chromosomal aberrations are commonly observed in cancer cells. कैंसर सेल्स में सबसे ज्यादा देखी जाती है क्रोमोसोमल एब्रेशन, और इसमें से भी बच्चों अगर मैं क्वेश्चन पूछूं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना, कौन सी देखी जाती है? डिलीशन, इंसर्शन, डुप्लीकेशन, नन। कौन सी देखी जाती है? यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन अगर तुम स्ट्रिक्टली पढ़ाई कर रहे हो तो, ठीक है, बताना। इन एडिशन टू अबव, म्यूटेशन ऑल्सो राइजेस टू चेंज इन सिंगल बेस पे, जिसको हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया में GAG से GUG हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज सिकल सेल एनीमिया, इसका एग्जाम्पल है, और दूसरा एग्जाम्पल है इसका फिनाइलकीटोन्यूरिया। डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेसिस कॉजेस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये भी हम सब पढ़ चुके हैं। मैकेनिज्म इज म्यूटेशन इज बियॉन्ड स्कोप, लेकिन जो म्यूटेशन कॉज करता है उन्हें म्यूटाजेंस बोलते हैं, जैसे कि यूवी रेडिएशन भी कॉज कर सकते हैं म्यूटेशंस को, जैसे कैंसर कॉजिंग को कार्सिनोजन बोला जाता है, म्यूटेशन कॉजिंग को म्यूटाजेन बोल लो। अब यहाँ पे क्या है? ये म्यूटेशन नहीं है बच्चों, हम पेडिग्री पे आ गए हैं, ऊपर मत ध्यान देना, गुमराह मत होना, मैं इसको लाल लाल रख देती हूँ। दिस इज नॉट म्यूटेशन, नाउ वी हैव प्रोसीडेड टू पेडिग्री। वैसे तो मैंने उसमें पेडिग्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे, बट अगर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मैम हमें पेडिग्री के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, सो डेफिनेटली आई विल ब्रिंग अ शॉर्ट वीडियो फॉर स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू पेडिग्री, तो मुझे बताना, ठीक है, उस हिसाब से मैं अपना प्लान बना दूंगी। आगे बढ़ते हैं। कुछ साइंस है जो तुम देख देख के पक चुके होंगे। क्या क्या साइंस है? ये वाला साइन जिसमें बच्चा कंफ्यूज होते हैं, इसको याद रखना, ये अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स है, कहीं ये मत सोचना 5 ऑफस्प्रिंग्स सेक्स अनस्पेसिफाइड। दूसरा ये कंसेंटेनियस मैरिज, ये टर्म याद रखना, और ये मैरिज होगी तो रिसेसिव म्यूटेशन सामने आती है, इस कंसेप्ट को याद रखना, ठीक है। बाकी तो कहानी तुम्हें आती है। यहाँ पे कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में ना जिक्र है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, तो ध्यान से समझो इनमें से कौन कौन सी मेंडेलियन डिसऑर्डर है। आई गेस यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं अभी यहाँ पे पेडिग्री की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो देखो ध्यान दो। पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री कुत्तों वाली पेडिग्री नहीं है। यहाँ पे ये मतलब है कि अगर कोई भी ट्रेट का एक्सप्रेशन देखना है कि पूरी जनरेशन में कैसे फैला था, कोई बीमारी पूरी जनरेशन में कैसे आई थी, तो जो जनरेशनल स्टडी है जो जेनेटिसिस्ट करते हैं उसको कहा जाता है पेडिग्री एनालिसिस। इससे हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं, ट्रेट्स का ट्रांसमिशन, डिसीज का ट्रांसमिशन, एवरीथिंग कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। ये भी कुछ काम का नहीं है। मेंडेलियन डिसऑर्डर यहाँ से काम का आ जाता है। देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में बी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज, मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल। मेंडेलियन जो होते हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं बाय द सीक्वेंस, ठीक है, तो सीक्वेंस होते हैं, इनहेरिटेड हो जाते हैं ये। इनका एग्जाम्पल क्या क्या है, इनके एग्जाम्पल ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। वी हैव हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, we have sickle cell anemia, we have color blindness, we have phenylketonuria and thalassemia। ये सारे के सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर है जहाँ पे जीन्स के सीक्वेंस में कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, ठीक है। बता दी तो थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है। हीमोफीलिया में कट लगेगा, खून बहता जाएगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्लोराइड ट्रांसपोर्टर ब्लॉक हो जाता है, म्यूकस बनता जाएगा। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी की शेप स्पिंडल शेप हो जाती है। कलर ब्लाइंडनेस में रेड ग्रीन कलर विजुअलाइज करने में, देखने में दिक्कत होती है। फिनाइलकेटोनुरिया मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ब्रेन रिटार्डेशन, स्किन पिगमेंटेशन, हेयर लॉस। थैलेसीमिया में अल्फा बीटा चेन जो हीमोग्लोबिन की है वो कम बनती है, तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाता है। ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है, ठीक है। अब एनालिसिस ऑफ पेडिग्री हमें ये बता सकती है कि ये जो हमारा ट्रेट है, डिसीज है, ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। उसमें से भी क्या ये सेक्स क्रोमोसोम बेस्ड थी या फिर ये ऑटोसोमल बेस्ड थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं पढ़ सकती हैं। ये यहाँ से तुम देखो डायग्राम के नीचे से क्वेश्चन पूछ ले कल को, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कौन सी बीमारी है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो डायग्राम्स को अच्छे से पढ़ना है, हर एंगल से तुम्हें पढ़ना होगा। डोमिनेंट क्यों है? क्योंकि अगर अफेक्टेड बच्चे पेरेंट है तो अफेक्टेड बच्चे आ रहे हैं, अफेक्टेड पेरेंट है अफेक्टेड बच्चे आ रहे हैं, कोई जेंडर बायसनेस नहीं है, मेल फीमेल दोनों आराम से अफेक्ट हो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रिसेसिव क्यों है? बिकॉज वी हैव स्किपिंग ऑफ जनरेशन।
तो पैडिग्री ऐसा नहीं है सिंपल देख के तुम्हें पता चल जाती है, तुम्हें तो आगे ये भी कंफ्यूजन होगा कि भाई रिसेसिव है तो सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। तो वैसे मैंने सारा कॉन्सेप्ट वन शॉट में भी बताया था, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे। स्टिल अगर नहीं समझ में आया हो या फिर चाहते हो दोबारा से एक बार समराइज कर दो तो बता देना, ठीक है। तुम्हारे लिए पूरी मेहनत करी जाएगी। कलर ब्लाइंडनेस पढ़ लेते हैं, क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस। एक्स क्रोमोसोम पे इसका जीन प्रेजेंट होता है, ये कंडीशन होती है। तो फीमेल्स के केस में क्या हो सकता है, XC X, XC XC, ठीक है। मेल्स के केस में क्या होता है, एक ही एक्स होता है, तो मेल्स के केस में क्या हो जाएगा, या तो XY हो जाएगा या फिर XCY हो जाएगा। नाउ अगर XCX हुआ तो कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि दूसरा वाला एक्स क्रोमोसोम सब बात संभाल लेगा, तो ऐसी फीमेल क्या हो जाएगी, कैरियर। ये वाली कंडीशन हुई तो फीमेल क्या हो जाएगी, अफेक्टेड, उसे बीमारी हो जाएगी। यहाँ पे हुआ तो मेल क्या हो जाएगा, नॉर्मल, और ये कंडीशन हुई तो मेल क्या हो जाएगा, अफेक्टेड, क्योंकि एक ही एक्स पे तो चाहिए था, एक ही एक्स उस पे है तो बीमारी आ जाएगी। क्लियर। तो इसके चांसेस किस पे ज्यादा होने के हैं, मेल पे या फीमेल की, मेल पे, क्योंकि मैम एक ही एक्स क्रोमोसोम चाहिए, एक एक्स क्रोमोसोम पे दे दोगे बीमारी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, इट अकर्स इन 8% ऑफ मेल्स एंड ओनली 0.4% ऑफ फीमेल्स। एंड कलर ब्लाइंडनेस बच्चों सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से इंसान रेड और ग्रीन कलर में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता। बाकी सारी कहानी नॉर्मल है, पढ़ लेना, ठीक है। हीमोफीलिया अगेन क्वीन विक्टोरियाज की कैरियर थी, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है। सारी सिचुएशन इसकी तरह है, बस इस बार यहाँ पे XC के बदले XH लग जाएगा, ठीक। क्या होता है, थोड़ा सा भी कट लगता है तो ब्लड बहता चला जाता है, क्योंकि इसमें 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, उसमें से कोई फैक्टर म्यूटेट हो जाता है। तो इसकी जो कैरियर थी वो क्या थी, क्वीन विक्टोरिया। सिकल सेल एनीमिया, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। यहाँ पर दो मतलब अलील्स हैं, जीन्स हैं, एक तो तुम्हारा HBA और एक है तुम्हारा HBS। HBS बताता है इन्फेक्टेड केस, तो अगर HBS है तो बीमार हो, HBA HBS दोनों हैं तो यानी कि कैरियर हो, और ऐसे इंडिविजुअल में आधी RBC नॉर्मल शेप की होंगी, आधी RBC सिकल शेप की होंगी। और HBA HB हो तो मजे करो, क्या ही है फिर। यहाँ पे क्या होता है, देखो अल्फा चेन, हमारा हीमोग्लोबिन में 2 चेन्स होती हैं, अल्फा एंड बीटा। अब बीटा चेन में अमीनो एसिड रहे होंगे, चेन रही होगी, अमीनो एसिड 1 2 3 4 5 6, सारी गड़बड़ 6 पोजीशन पे हो जाती है। यहाँ पर तुम्हें यहाँ से देखेगा, देखो 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 यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना इस डायग्राम में। नॉर्मली हमारा DNA है GAGCTC, ठीक है, एक कोडिंग स्ट्रैंड होगी, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होगी। अब यहाँ पर सीक्वेंस निकल के आ रहा है GAG, तो तुम समझ गए होंगे कि कौन सी कोडिंग है, कौन सी टेम्पलेट है। तो CTC का टेम्पलेट करके वो हुआ तो यहाँ पे बना GAG। ऐसे सेम यहाँ पे हुआ तो ये बन गया GUG। तो A के बदले बस U आ गया, और जिस वजह से पूरी बीमारी हो गई। नॉर्मल RBC किस शेप में कन्वर्ट हो गई, हमारे स्पिंडल शेप में। ये क्या बनाता था, ग्लूटामिक एसिड, दिस इज योर ग्लूटामिक एसिड। और ये क्या बना रहा है अब, वेलिन। ये सारे एसिड के नाम तुम्हें याद हो, वेलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ये क्या है, वेलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, वेलिन, ग्लूटामिक एसिड। तो 6 पोजीशन पे चेंज हुआ है, ठीक है। अब इसके चलते एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो तुम्हें याद रखनी है, The mutant hemoglobin molecule undergoes polymerization under low oxygen tension, causing change in the shape of RBC from biconcave to spindle। जब भी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब देखो यहाँ से स्टेटमेंट आती है कि सिकल सेल होने की वजह से ऑक्सीजन टेंशन लो होती है, या ऑक्सीजन टेंशन लो होने की वजह से सिकल शेप बनती है। तो लो ऑक्सीजन टेंशन होगी तब हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज कर जाएंगे, आरबीसी की शेप में चेंज आ जाएगा। सो यू मस्ट बी वेरी क्लियर विद द स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फिनाइलकीटोनुरिया, जो हमने पीछे पढ़ा था, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और ये रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव। नॉर्मली क्या होता है, एक एंजाइम होती है जिसका नाम क्या है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, जो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करती है। एंड बायोमोलिक्यूल्स ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी हमें बताता है कि दोनों ही अमीनो एसिड्स क्या है, एरोमेटिक। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फिनाइलएलेनिन इज एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड टू फिनाइल पैरोविक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स। ये ब्रेन में जमा होकर मेंटल रिटार्डेशन करते हैं
and these are also excreted through urine because of its poor reabsorption. Reabsorption भी poor होता है. थैलेसीमिया की खास बातें, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है बट ये क्वांटिटेटिव है. वहाँ पे आरबीसी की क्वालिटी पे फर्क पड़ रहा था, हीमोग्लोबिन की क्वालिटी पे फर्क पड़ रहा था, यहाँ पे क्वांटिटी पे फर्क पड़ रहा है, कम हीमोग्लोबिन बनेगा. ठीक है, तो दोनों चेन्स अफेक्ट हो सकती है. इस बेसिस पे ये दो टाइप्स के होते हैं, थैलेसीमिया अल्फा, थैलेसीमिया बीटा. तो मेरी तरफ ढूंढो कहाँ है अल्फा थैलेसीमिया. ये रहा. अल्फा थैलेसीमिया में प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबुलिन चेन इज अफेक्टेड और बीटा थैलेसीमिया में बीटा वाली अफेक्टेड हो जाएगी. आगे क्या लिखा हुआ है, अल्फा थैलेमिया को कंट्रोल करने वाले जीन्स क्या है, HbA1, HbA2 क्रोमोसोम नंबर 16 पे. वही बीटा वाले का क्रोमोसोम नंबर 11 पे HbB जीन. बस इतना बहुत है, इनफ है. सबसे इंपॉर्टेंट तो ये पूछा जाता है कि थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में से कौन क्वालिटेटिव है कौन क्वांटिटेटिव है, तो ये तुम्हें पता होगा, अब पता चल गया होगा. ठीक है, अब हम मूव कर चुके टुवर्ड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. मेंडेलियन डिसऑर्डर खत्म, डीएनए सीक्वेंस का जो एरर था वो खत्म. अब क्रोमोसोम के बेसिस पे बात कर रहे हैं. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स on the other hand are caused due to absence or abnormal arrangement of chromosomes. Failure of segregation during cell division results in loss or gain of chromosomes aneuploidy. नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. अब मान लो क्रोमोसोम सेपरेट ना हो पाए, एक ही पोल पे दोनों क्रोमोसोम चले गए, तो एक पे तो कमी हो जाएगी, एक पे बढ़ जाएगा. तो ये जो डिस्टर्बेंस है, अनइक्वल डिसबैलेंस जो हुआ है क्रोमोसोम्स का, इट इज कॉल्ड एज एन्यूप्लॉइडी. ठीक है, एन्यूप्लॉइडी. अब एन्यूप्लॉइडी में तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. तो हाइपर या हाइपो, तो जैसे हाइपर में क्या होगा और हाइपो में क्या होगा, यहाँ से नीट में मैचिंग आती है, ध्यान दो, अटेंशन बोर्ड पे होना चाहिए. नॉर्मल क्या है 2n, अब 2n में 1 ऐड हो जाए, 2n में 2 ऐड हो जाए, 2n में 1 माइनस हो जाए, 2n में 2 माइनस हो जाए. सो दिस इज योर ट्राइसोमी. ट्राइसोमिक डिसऑर्डर का एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम्स. दिस इज योर टेट्रासोमी, है ना, ये बढ़ रहे हैं. ये कम हुआ यानी कि मोनोसोमी, और ये हुआ यानी कि नलीसोमी. मैम ये इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि तुमने 46 में से 2 क्रोमोसोम गायब कर दिए, होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि एक क्रोमोसोम का पूरा कंटेंट एक पेयर का खत्म. ठीक है, दूसरी क्या कंडीशन है, पॉलीप्लॉइडी, जहां पर पूरा का पूरा सेट मल्टीपल टाइम्स बदल जाता है. जैसे 46 क्रोमोसोम्स दोबारा मल्टीप्लाई हो जाए तो 46 का भी दुगना हो जाएगा, टेट्राप्लॉइडी इस टाइप से. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं. ये पिक्चर किसकी है, डाउन सिंड्रोम की. और ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को हम बोलते हैं कैरियोटाइप, जहाँ पे सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ग्राफिक मतलब पिक्चर में. अब यहाँ पे तुम्हें इसको एनालाइज करना है, तुम्हें बताना है कौन सी बीमारी है. तो ध्यान से देखो, ये है हमारा 3 क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, यानी कि ट्राइसोमी हुई है 21st क्रोमोसोम पे. तो ये जो बच्चा होता है, इसमें क्या होता है, पीछे का हेड एकदम फ्लैट होता है, ब्रॉड, मैनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप्स में बहुत सारे लूप्स बनेंगे, पाम क्रीज, गहरी एक लाइन होगी, और बिग एंड रिंकल टंग, जो इसकी टंग है ना उसमें ऐसे गड्ढे महसूस होते हैं. एंड कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज, यानी कि जन्म से ही दिल में कोई ना कोई बीमारी होगी. ठीक है, डाउन सिंड्रोम, ये कौन सा सिंड्रोम है, टॉल स्टैचर विद फेमिनाइन कैरेक्टर, दिस इज योर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, जो उनकी मेन बॉडी मस्कुलाइन होती है, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज योर टर्नर सिंड्रोम. ठीक है, अब इनकी थोड़ी सी कहानी पढ़ लेते हैं. डाउन सिंड्रोम, यहाँ पर क्या होती है, ट्राइसोमी 21, और इसको डाउन सिंड्रोम कहा गया है बिकॉज इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन इन 1866. क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं, शॉर्ट स्टैचर, छोटा सा बच्चा, विद स्मॉल राउंडेड हेड, फरोड टंग, गड्ढे होते हैं, मुंह पूरा नहीं खुलता, मतलब पूरा बंद नहीं हो पाता, ऐसा रहता है, पार्शियली ओपन मुंह रहता है इनका. ठीक है, पाम इज ब्रॉड विद कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, हाथ की रेखा के बारे में बोल रहे हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये बच्चे फिजिकल, साइकोमोटर, मेंटल लेवल पे रिटार्डेड होते हैं. 3 टाइप की रिटार्डेशन देखी जाती है, फिजिकल, साइकोमोटर, चलने में भी, और मेंटल लेवल पे भी. क्लियर. नेक्स्ट इज द टर्नर सिंड्रोम. चलो फटाफट, टर्नर नहीं, क्लाइनफिल्टर पे आ जाओ. आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक ना. हाँ,
क्लाइन फिल्टर की क्या बात चल रही है? क्लाइन फिल्टर में ये भी इसको बोलते हैं 47XXY। इसे क्या बोलोगे? 46। यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स होंगे, यहाँ पे 47 होंगे, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, नो 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 46 ट्राइसोमी ना, 47 होगा, ये भी ऐड हुआ है, ये भी 47 है, ठीक है। यहाँ पे XXY हुआ है। सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलाइन, ये इंपॉर्टेंट है, मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक होता है, लेकिन बाद में कुछ फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट विच इज कॉल्ड एज गायनेकोमेस्टिया। ब्रेस्ट आ जाती है इन लोगों में तो उसको कहा जाता है गायनेकोमेस्टिया। एंड ऐसे इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? स्टेराइल, ठीक है, दे कैन नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस। और लास्ट जो बचता है टर्नर सिंड्रोम, यहाँ पर डिलीशन हो जाता है क्रोमोसोम का, तो यहाँ पे टोटल क्रोमोसोम्स का नंबर होता है 45, और जो क्रोमोसोम डिलीट होता है वो होता है एक एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। सो दिस इज 45 विद एक्सो। सच फीमेल्स आर स्टेराइल, ये भी स्टेराइल होती है क्योंकि इनकी ओवरीज रुडिमेंट्री होती है, छोटी छोटी, और इनके पास सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनाने के लिए जो हमें हार्मोन्स चाहिए वो हार्मोन्स तो ओवरी से ही निकल रहे हैं, तो ओवरी अगर डेवलप नहीं होगी तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप नहीं होंगे। समझ में आई बात? सो आई हैव ट्राइड टू सिंप्लीफाइड दिस चैप्टर एज मच आई कैन, एंड आई होप कि तुम्हें चीजें समझ में आई होंगी, तुम्हारे दिमाग में ऐसे ऐसे जादू की तरह घुस भी रही होंगी, है ना। सारे जो इंपॉर्टेंट ट्रिकीएस्ट पैराग्राफ्स थे इस चैप्टर के, सारा कुछ कवर कर लिया है। सो अब हम कल के सेशन में इसके सारी PYQs करेंगे, और पेडिग्री वाली बात जो मैंने तुमसे कही उसे भूलना मत, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में PYQs के साथ, तो PYQs वाला सेशन जरूर अटेंड करना ताकि तुम्हें इस कॉन्सेप्ट में, इस चैप्टर में एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए। जेनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए नीट पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।